हेलो किड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं चांदनी दिनानी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज का नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है रीचिंग ग्रैंड मदर्स हाउस। हम देख चुके हैं कि उमाना की जर्नी जो ट्रेन की थी वो अब फिनिश हो गई है और उसकी आगे की जर्नी हम किस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं? रीचिंग ग्रैंड मदर्स हाउस में। तो हम देखते हैं कि हम आज के वीडियो में क्या देखेंगे। हम देखेंगे उमाना रीच्ड कोटायम, यानी उमाना कहाँ पहुँच गई है? वो पहुँच गई है कोटायम में, जहाँ पे कौन रहता है? जहाँ रहती है उसकी मासी। और वहाँ से उसे कहाँ जाना है? अपनी ग्रैंड मदर के घर, अपनी अम्मू मम्मा के घर। और वहाँ तक की जर्नी वो किस में करने वाली है? बस में। तो वो हमसे ये भी शेयर करेगी कि बस की जर्नी उसकी कैसी थी। After a long train journey, we reached Kottayam in the night. उमाना कह रही है कि ट्रेन की इतनी लंबी जर्नी के बाद, कितनी लंबी जर्नी? 2 दिन की जर्नी के बाद हम रात को कहाँ पहुँच गए? कोटायम पहुँच गए। वो कितने बजे पहुँचे कोटायम? वो पहुँचे हैं रात के 11:30 बजे। कहाँ पर? कोटायम में। और ये जर्नी कितनी लॉन्ग थी? इट वॉज अ 2-day जर्नी, क्योंकि 16 में 11:35 इन द मॉर्निंग ये जर्नी स्टार्ट की थी उमाना ने। कहाँ से? अहमदाबाद से। और उसकी जर्नी कब खत्म हुई है? 17 मई रात के 11:30 बजे। तो इस 2 दिन की लंबी जर्नी के बाद उमाना कहाँ पहुंची? वो पहुंची है कोटायम में। Wali Amma's house was not far from the station and we had to take 2 auto rickshaws to get there. उमाना क्या बोल रही है कि उसकी जो मासी का घर है, यानी वली अम्मा किसे बोलते हैं मलयालम में? वली अम्मा बोलते हैं मासी को। मासी किसे बोलते हैं? हमारी मम्मा की बड़ी सिस्टर को, एल्डर सिस्टर ऑफ आर मदर। तो हमारी मम्मी की बड़ी बहन को हम क्या बोलते हैं? मासी। और उमाना के यहाँ मलयालम लैंग्वेज में उन्हें क्या बोलते हैं? वली अम्मा। तो वली अम्मा का घर जो है वो स्टेशन से इतना दूर नहीं था। वी हैड टू टेक 2 ऑटो रिक्शास टू गेट देयर, यानी स्टेशन से, जो कि क्या था? कोटायम स्टेशन से, वहां से लेके अपनी वली अम्मा के घर तक जाने के लिए उमाना लोगों ने क्या लिया? 2 ऑटो रिक्शास लिए, 2 ऑटोज लिए। और उसमें अपनी फैमिली के साथ वो कहाँ जा रहे हैं? वो जा रहे हैं अपनी वली अम्मा यानी अपनी मौसी के घर। By then I was very sleepy and did not even wait to eat anything. जब हम बहुत लंबी जर्नी करके आते हैं या फिर हमारा पूरा दिन बहुत ज़्यादा बिजी जाता है, फॉर एग्जाम्पल जब आपके स्कूल में क्या होता है? एनुअल फंक्शन होता है, तब आप मॉर्निंग से लेके लेट इवनिंग तक क्या करते हो? अपने एनुअल फंक्शन की तैयारी में बिजी रहते हो। तो उस दिन जब आप अपने घर पहुंचते हो तो आपको क्या लगता है कि हम जल्दी से अपनी यूनिफॉर्म चेंज करके सो जाएं। ना आपको खाना खाने का मन करता है, ना ही किसी से बात करने का मन करता है, क्योंकि आप इतने थक जाते हो। तो आपको सिर्फ क्या याद आता है? आपका रूम और आपका बेड, ताकि आप जाओ और जाके सो जाओ। वैसे ही उमाना ने कितनी लंबी जर्नी की थी? उसने की थी 2 डेज की जर्नी कवर। इसीलिए वो बोल रही है कि बाय देन आई वॉज वेरी स्लीपी, यानी अब जब वो कोटायम स्टेशन से अपनी मासी के घर के लिए निकल रही थी तब वो बहुत ज़्यादा थक गई थी और उसे क्या आ रही थी? बहुत ज़्यादा नींद। और वो इतनी थक चुकी थी कि उसको कुछ खाने का भी मन नहीं था। I took a bath and slept. वो क्या बता रही है कि वो जैसे ही अपनी मासी के घर पहुंची, उसने नहाया, अपनी ड्रेस चेंज की और सीधे जाके वो सो गई। ना उसने कुछ खाया, ना किसी से बात की, वो सीधे नहाने गई और फिर उसके बाद जाके वो सो गई।
आई थॉट, उसने सोचा, आई हैड जस्ट फॉलन asleep, उसको ये लग रहा था कि मुझे अभी ही तो थोड़ी देर पहले अच्छी सी नींद आई थी। when अम्मा woke me up again, और मेरी मम्मा ने मुझे फिर से उठा दिया। जब हम बहुत थके हुए होते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम कब सोए और सुबह कब हो गई। इसी तरीके से उमाना भी जब लेट नाइट सो गई थी, उसके बाद उसकी मम्मा ने जब उसको अगले दिन मॉर्निंग में उठाया तो उसे क्या लगा कि मैं अभी ही तो सोई थी और मम्मा ने मुझे उठा दिया। We got ready, took our luggage and went to the bus stand. उमाना बोल रही है कि हम सब सुबह उठकर तैयार हुए, हमने अपना लगेज, अपना सामान लिया और हम बस स्टेशन या बस स्टैंड के लिए निकल गए। अब ये बस स्टैंड क्या है? जैसे कि रेलवे स्टेशन पे क्या होती हैं? रेलवे स्टेशन पे होती हैं सारी ट्रेन्स, जिससे आप जहां भी जाना चाहते हो वहां की टिकट्स बुक करके उस ट्रेन में बैठ के चले जाते हो। वैसे ही अगर आपको कहीं किसी जर्नी को बस से कवर करना है तो आप कहाँ जाओगे? आप जाओगे एक बस स्टैंड जहां पे बहुत सारी बसेस होती हैं और आप जिस बस से अपनी जर्नी के लिए जाना चाहते हो उसकी आप टिकट्स बुक करते हो और आप उस बस में चले जाते हो। तो उमाना की फैमिली भी सुबह जल्दी उठ के रेडी हुई, कहाँ जाने के लिए? बस स्टैंड जाने के लिए। वेली अम्मास फैमिली ऑल्सो केम विथ अस। उमाना कह रही है कि मेरी मासी की फैमिली, मेरी वेली अम्मा की फैमिली भी हमारे साथ निकली थी। वी वर 10 पीपल, और टोटल हम कितने लोग थे? हम थे टोटल 10 लोग। 4 लोग हो गए उमाना की फैमिली के, उमाना, उसका ब्रदर उन्नी, उसकी अम्मा और उसके अप्पा यानी मदर एंड फादर, और बाकी जो 6 मेंबर्स होंगे वो उनकी वेली अम्मा की फैमिली के होंगे। तो टोटल कितने? 10 लोग थे एंड हैड अ लॉट ऑफ लगेज टू, और हमारे पास बहुत सारा सामान था, क्योंकि 10 लोगों का सामान क्या होगा? बहुत सारा। तो इतना सारा सामान, और 10 लोग किसके लिए निकले? बस स्टैंड के लिए निकले। The bus conductor came and Appa bought tickets for all of us. अब ये बस कंडक्टर क्या है? उमाना कह रही है जैसे ही हम बस स्टैंड पहुंचे वहां पे कौन आया? वहां पे आया एक बस कंडक्टर। कौन होता है बस कंडक्टर? बस कंडक्टर हर बस में आपको दिख जाएंगे। वो क्या करते हैं? वो आपको टिकट्स देते हैं। उनका काम होता है कि जो पैसेंजर्स हैं, जो लोग बस में ट्रैवल करने वाले हैं, उनको वो क्या करते हैं? बस कंडक्टर टिकट सेल करते हैं, टिकट बेचते हैं, और आपसे उस टिकट का क्या लेते हैं? फेयर यानी किराया कलेक्ट करते हैं। तो इस वक्त भी जब उमाना और उसकी वली अम्मा की फैमिली कहाँ पहुँचे? बस स्टैंड पहुँचे। वहाँ पर बस में कौन आया? बस कंडक्टर, और अप्पा बॉट टिकट्स फॉर ऑल ऑफ अस, और उसके पापा ने, उमाना के फादर ने क्या किया? उन्होंने सारे 10 लोगों के लिए टिकट्स खरीदी। बस कंडक्टर इज अ पर्सन। अब ये बस कंडक्टर की अगर हमसे कोई पूछे कि बस कंडक्टर की डेफिनेशन बताओ तो हम क्या कह सकते हैं? बस कंडक्टर इज अ पर्सन। बस कंडक्टर एक वो इंसान होता है whose job is to collect fares, जिनकी जॉब क्या होती है? जिनकी ड्यूटी होती है बस के पैसेंजर से किराया कलेक्ट करना, फेयर कलेक्ट करना, एंड सेल टिकट्स ऑन अ बस। और किराया किस चीज का लेंगे? वो लेंगे बस की टिकट्स का। तो उसका काम है, बस कंडक्टर का काम है टिकट सेल करना और पैसेंजर से फेयर्स यानी किराया कलेक्ट करना। तो वैसे ही जैसे ही बस कंडक्टर आया, उमाना के अप्पा ने सबके लिए क्या खरीदी? टिकट्स खरीदी। We managed to get seats. उमाना कह रही है कि हम सबको एक एक सीट मिल गई। ऐसा क्यों लिखा है कि we managed? क्योंकि कुछ बसेस में क्या होती है? बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, और ऐसे टाइम में हमें सीट मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उमाना भी जिस बस में जा रही होगी वहाँ पर इतने लोग होंगे कि उमाना ने स्पेशली बताया है कि हमें तो सीट मिल गई।
As it went along, जैसे जैसे बस चलती गई, the bus got very crowded, और धीरे धीरे क्या हो रहा था, बस में बहुत सारे लोग आते जा रहे थे, बस में भीड़ बहुत बढ़ती जा रही थी. People were sharing the seats, और इतनी भीड़ बढ़ गई थी कि एक सीट पे एक से ज्यादा लोग बैठे हुए थे. यानी जो भी लोग अपनी सीट पे बैठे थे वो दूसरे पैसेंजर के साथ अपनी सीट शेयर कर रहे थे. उन्होंने दूसरे पैसेंजर को भी अपनी सीट पे जगह दे दी थी. We also had to share our seats. पहले उमाना बहुत खुश थी कि हमें तो सीट्स मिल गई, पर धीरे धीरे बस में इतने ज़्यादा लोग आने लगे कि उमाना की फैमिली को भी अपनी सीट्स शेयर करनी पड़ी. After a long ride, the bus reached the last stop. और बस की लंबी जर्नी के बाद बस कहाँ पहुंची, अपने आखिरी स्टॉप पे. अब इसका मतलब क्या है, बस जहां पर पैसेंजर्स को क्या करती है, अपनी सवारी को उतारती है, उसे कहते हैं बस स्टॉप. और इस बस स्टॉप पे क्या होता है, जो पैसेंजर्स इस बस स्टॉप पे उतरना चाहते हैं वो उतर जाते हैं, और यहाँ पे जो पैसेंजर्स बस का वेट कर रहे थे वो बस में आगे की जर्नी के लिए बैठ जाते हैं. पर उमाना को कहाँ उतरना था, उमाना और उसकी फैमिली को उतरना था बस के सबसे आखिरी स्टॉप पे. जिसका मतलब क्या हुआ, लास्ट स्टॉप का मतलब इसके बाद बस जो है वो आगे नहीं जाएगी, यानी बस सिर्फ इसी स्टॉप तक जाएगी. तो वहां पे कौन पहुंच गए, उमाना और उसकी फैमिली और वैली अम्मा की फैमिली. आई वॉज हैप्पी टू गेट ऑफ. और उमाना बहुत खुश थी कि वो फाइनली लास्ट स्टॉप पे पहुंच गई. क्यों थी वो खुश, इसके होंगे 2 रीजंस. पहला रीजन ये होगा कि बस इतनी ज़्यादा क्राउडेड थी कि उमाना को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, इसीलिए वो क्या थी, खुश थी. और दूसरा रीज़न क्या हो सकता है, क्योंकि उमाना फाइनली इतनी लंबी जर्नी के बाद अपनी नानी के घर पहुंच जाएगी. तो ये 2 कारणों की वजह से, ये 2 रीजंस की वजह से उमाना वॉज वेरी हैप्पी टू गेट ऑफ. उमाना बहुत खुश थी कि फाइनली बस का लास्ट स्टॉप आ गया और हम सब अब उतर रहे हैं. My legs were stiff. उमाना क्या कह रही है कि मेरे पैर जो हैं वो पूरे जकड़ गए थे, मतलब मुझे इतना ज़्यादा पेन हो रहा था अपने पैरों में. I could hardly stand. और मैं बहुत मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी. ऐसा क्यों, क्योंकि उमाना 2 दिनों से इतनी लंबी ट्रेन की जर्नी कर रही थी और अब 3rd डे भी उसकी जर्नी स्टार्ट हो गई है. तो इतने दिनों तक लगातार सफ़र करना, जर्नी करना क्या होता है, बहुत ज़्यादा थका देने वाला होता है, टायरिंग होता है. इसीलिए उमाना भी इतनी थक गई थी कि उसके पैर क्या हो गए थे, बहुत जकड़ गए थे, उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और वो बहुत ही मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी. अब हम देखने वाले हैं कि उमाना ने अपनी बस की जर्नी क्या कर ली है, एंड कर ली है, ख़त्म कर ली है. तो क्या वो अब अपनी नानी के घर पहुंच गई है कि उसको कोई और ट्रांसपोर्ट, कोई और व्हीकल यूज़ करके नानी के घर जाना पड़ेगा. तो हम देखेंगे फेरी राइड. नाउ व्हाट इज़ अ फेरी. फेरी होती है एक तरह की नाव, एक तरीके की बोट जिसमें बहुत सारे लोग और उनके सामान को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम किया जाता है. तो इससे हम समझ गए हैं कि जर्नी यहाँ एंड नहीं होती, उमाना को अब फेरी में करनी पड़ेगी आगे की जर्नी. अब ऐसा क्यों, वो हम देखेंगे फेरी राइड में. एंड देन फाइनली हम देख सकते हैं, हम क्या देखेंगे, एंड ऑफ द जर्नी. यानी इसी वीडियो में हम देखेंगे कि उमाना अपनी नानी के घर फाइनली पहुंच गई. तो हम स्टार्ट करते हैं विद द फेरी राइड.
I thought, मैंने सोचा that we had finally reached अमू मम्मा's village. उमाना ने ये सोचा कि अब हम फाइनली आखिरकार अपनी नानी के घर, अपनी अमू मम्मा के घर पहुंच गए हैं। और यही चीज़ हम भी इतनी देर से सोच रहे थे कि अब तो फाइनली उमाना अपनी नानी के घर पहुंच गई होगी, पर ऐसा नहीं था। बट नो, आवर ट्रैवल हैड नॉट एंडेड येट। उमाना बोल रही है पर ऐसी बात नहीं है, अभी भी हमारा जो ट्रैवल है, जो जर्नी है, वो खत्म नहीं हुई है। द बस हैड ड्रॉप्ड अस बाय द वाटर साइड। उमाना कह रही है जो लास्ट बस स्टॉप था वो कहाँ पर है? वो है एक पानी की जगह के साइड में, एक वाटर साइड में, और वहां पर बस ने उनको उतारा है। लुक, अम्मा पॉइंटेड अक्रॉस द वाटर। अम्मा ने उमाना को पानी की तरफ उंगली करके दिखाया कि देखो वो रहा इतना सारा पानी। That is where we have to go। और हम यहाँ पे खड़े हैं, उमाना और उनकी फैमिली, और उमाना की अम्मा कह रही है कि हमें उस जगह यानी पानी के उस तरफ हमें जाना है। अब ऐसा क्यों है कि पानी को ही क्रॉस करके वो अपनी अम्मू मम्मा के घर जा सकती है? क्योंकि हम प्रीवियस वीडियोस में ये देख चुके हैं कि उमाना कहाँ जा रही है? वो जा रही है केरला। और केरला कहाँ पर है? केरला है सी कोस्ट के पास। यानी केरला जो स्टेट है वो समुद्र के किनारे पड़ता है। तो यहाँ पर क्या होता है, हर थोड़ी थोड़ी जगहों पे बहुत सारी वाटर बॉडीज, बहुत सारी रिवर्स या फिर सी पाई जाती है, और उनको क्रॉस करके ही लोग ट्रैवल करते हैं। That is where we have to go। इसीलिए पानी को क्रॉस करके उमाना और उसकी फैमिली को दूसरी तरफ जाना पड़ेगा। But how will we get there? I wondered। अब उमाना ये सोच रही थी कि इस जगह से उस जगह जाएंगे कैसे? हम पानी में चल तो सकते नहीं हैं, तो हम कैसे ट्रैवल करेंगे? तो क्या होता है, Just then I saw a boat coming। उमाना कह रही है उसी वक्त मैंने क्या देखा कि एक नाव हमारी तरफ चलकर आ रही थी, एक बोट हमारी तरफ चल के आ रही थी। There is the ferry, अम्मा said। उमाना की मम्मा ने बोला कि वो देखो वो है फेरी। इसे हम कहते हैं क्या? इसे हम कहते हैं फेरी। फेरी क्या है? एक तरीके की नाव है। तो उमाना की अम्मा ने उमाना को बताया कि ये ही है क्या? फेरी। और इसी में बैठ के हम कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे पानी के उस तरफ जहाँ पर है क्या? तुम्हारी नानी का घर। तो उमाना ने जैसे ही देखा कि हमें फेरी पे बैठ के जाना है, उसे समझ आया कि हम पानी में ट्रैवल करके कैसे दूसरी ओर पहुँचेंगे। As soon as the ferry got empty, क्या बोल रहे हैं कि जैसे ही फेरी आई हमारी तरफ, लोग जो हैं वो उतरने लगे। बहुत ज़्यादा क्या हो गई? फेरी खाली हो गई। द बिग रश स्टार्टेड फ्रॉम आवर साइड। हमारी ओर से क्या हुआ? बहुत ज़्यादा भीड़, भागा दौड़ी स्टार्ट हो गई। क्यों? क्योंकि दूसरी तरफ से जब फेरी खाली हो रही होगी तो यहाँ के लोगों को भी क्या होगी? जल्दी होगी कि हम फेरी में जल्दी से बैठ जाएं और हमें हमारी जगह मिल जाए। तो इनकी तरफ से यानी उमाना के साइड से बहुत ज़्यादा भीड़ शुरू हो गई। Everyone had to pay the fare before getting on। और जिसे भी फेरी में बैठ के जाना था उनको भी क्या करना था? उन्हें भी फेयर यानी किराया भरना था। वेरी सून द फेरी वॉज फुल। और बहुत जल्द पूरी फेरी जो है वो भर गई, पूरी उसमें भीड़ जमा हो गई। इट स्टार्टेड ऑफ अगेन। फेरी जब हमारे तरफ आई वो रुकी, वहां से लोग जो है उतर गए, और ये जो बाकी लोग जिन्हें इसमें बैठ के दूसरी ओर जाना था वो इसमें जल्दी से बैठ गए। और आप
आपको बैठने के पहले क्या करना पड़ेगा, आपको भरना पड़ेगा फेयर यानी किराया। तो हम जब से उमाना की जर्नी देख रहे हैं, हमने देखा है अगर आपको ट्रेन से ट्रैवल करना है तो भी आपको क्या करना पड़ता है, टिकट्स खरीदनी पड़ती है, फेयर भरना पड़ता है, किराया देना पड़ता है। वैसे ही बस में बैठने के पहले भी अप्पा ने, उमाना के फादर ने टिकट्स खरीदी थी, वहां पर भी उन्होंने किराया भरा था। और फेरी में भी, नाव में भी आपको क्या करना पड़ता है, फेयर देना पड़ता है, किराया देना पड़ता है, तभी आप बैठ के उसमें ट्रैवल कर सकते हो। तो अगर हमसे कभी कोई पूछता है क्या तुम्हें ऐसे कोई भी ट्रांसपोर्ट के बारे में पता है जिसमें आपको टिकट्स खरीदनी पड़ती है, तो हमें 3 नाम तो क्लियर हैं, एक है ट्रेन, दूसरी है बस, तीसरी है फेरी। तो इनमें भी हमको टिकट्स खरीदने के बाद ही ट्रैवल करने के लिए अलाउड होता है। I managed to get a place to stand along the railing। उमाना कह रही है कि मैंने किसी तरीके से कहाँ पे जगह ले ली, along the railing, यानी जो भी फेरी होगी उसमें जब आप अंदर बैठोगे तो वहाँ क्या होता है, बाउंड्री यानी जो लाइन बनी होती है उसे पकड़ के लोग क्या करते हैं, खड़े होके ट्रैवल करते हैं, और वहां से आप पूरा पानी भी देख सकते हो। तो उमाना ने भी क्या किया, उसने जल्दी से कहाँ जगह ले ली, रेलिंग के आसपास जगह ले ली, ताकि उसे पकड़ के वो वहां आराम से अपनी जर्नी को एंजॉय कर सके। I saw the rippling of still water। मैंने क्या देखा कि जो still water है, यानी जब पानी पे कुछ नहीं जा रही बोट वगैरह, तो पानी थोड़ा सा ठहरा हुआ होता है, पूरी तरीके से नहीं, पानी हमेशा थोड़ी थोड़ी मूवमेंट करता रहता है, पर स्टिल वाटर का मतलब उसमें ज़्यादा स्पीड नहीं है, बहुत धीरे धीरे वो बह रहा है। तो उसने क्या देखा, उमाना ने, कि जो स्टिल वाटर था, जो पानी रुका हुआ था, उसमें उसको अब रिपलिंग मोशन दिखाई दे रहा था, यानी ऐसी लंबी लंबी लहरें उमाना को दिखाई दे रही थी। अगर आपको रिपलिंग मोशन कभी देखना है तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने घर में एक बकेट में, एक बाल्टी में पानी ले लो, वाटर ले लो, और उसमें आप क्या थ्रो कर दो, एक स्टोन थ्रो कर दो या फिर कॉइन थ्रो कर दो। तो क्या होता है, जैसे ही हम ड्रॉप करते हैं पानी में, क्या होता है, बहुत सारी लेयर्स यानी बहुत सारी वेव्स बन जाती हैं पानी की, ऐसे 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 पानी की लेयर्स बन जाती हैं, वेव्स बन जाती हैं। तो हमें क्या दिख जाएगा वहां पर कि ये मोशन क्या है, रिपलिंग मोशन। इसे क्या कहते हैं, रिपलिंग मोशन। तो जैसे ही उमाना ने अपनी बाउंड्री के तरफ खड़े होकर पानी में देखा, तो उसे भी क्या दिखाई दिया, ऐसी ही लहरें दिखाई दी, जिसे हम क्या कहते हैं, रिपलिंग मोशन। तो उसने रिपलिंग देखी इन द स्टिल वाटर एज द फेरी मूव्ड। और ऐसा मोशन क्यों आया, जब बकेट में भी पानी था तो क्या खुद ब खुद रिपलिंग मोशन आएगा, नहीं, आपने कोई स्टोन या कोई चीज उसमें थ्रो करी, फेंकी, उसकी वजह से उसमें आपको रिपलिंग मोशन दिखाई दिया। वैसे ही इन पानी में भी ये लहरें क्यों बन रही थी, क्योंकि कौन चल रहा था इस पानी में, एक फेरी चल रही थी, एक बोट चल रही थी, जिसकी वजह से पानी में रिपलिंग मोशन आ गया। इट वॉज मूविंग स्मूथली ऑन द वाटर। और उमाना कह रही है कि जो फेरी है वो पानी पे बहुत ही स्मूथली मूव कर रही थी, यानी ऐसा नहीं था कि आप अगर फेरी पे बैठे हो और फेरी बिल्कुल इतनी जोर जोर से हिल रही है, नहीं, फेरी जो है वो बहुत ही स्मूथली चलती है, ताकि आपकी जर्नी बहुत ज़्यादा अच्छे से हो। आप ऐसा ना हो कि आप इधर उधर हिलने की वजह से आप फेरी के बाहर गिर जाएं या फेरी के अंदर ही गिर जाएं। तो फेरी राइड बहुत ज़्यादा क्या होती है, स्मूथ होती है। There were rows of coconut trees on the banks of the river। और क्या दिखा उमाना को, उमाना को दिखा कि पानी के किनारे पे क्या थी, बहुत सारी कोकोनट ट्रीज थी, बहुत सारे क्या थे, नारियल के पेड़ थे। और जब उमाना कर्नाटका में उडुपी स्टेशन पे एंटर हुई थी, तब भी उसको बहुत सारे कोकोनट ट्रीज दिखाई दिए थे। तो यहाँ पे केरला, कर्नाटका यानी जो सी कोस्ट के स्टेट्स होते हैं मैप में, यहाँ पे वहाँ सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, वहाँ पाए जाते हैं बहुत सारे कोकोनट ट्रीज यानी नारियल के पेड़।
तो जब फेरी से जा रही थी उमाना, तो उसे पानी के जो साइड में होता है उसे हम कहते हैं वाटर बैंक, यानी जो किनारा होता है पानी का, वहां पे क्या थे, बहुत सारे कोकोनट ट्रीज थे। As we moved swiftly, और जैसे जैसे धीरे धीरे हमारी जर्नी फास्ट होती गई, स्विफ्ट यानी फास्ट, तेज, तो जैसे जैसे हमारी जर्नी जल्दी जल्दी बढ़ती गई, I could see people फिशिंग। उमाना को क्या दिखा कि कुछ लोग पानी में क्या कर रहे थे, फिशिंग कर रहे थे। फिशिंग यानी नदी में से मछलियां पकड़ रहे थे। ये क्या है, फिशरमैन, मछुआरे, ये क्या करेंगे, एक जाल, एक नेट को पानी में फेंकेंगे, और जैसे ही ये पानी में फेंकेंगे, जो भी फिशेस होंगी उधर, जो भी मछलियां होंगी, वो इस जाल में, इस नेट में फंस जाएंगी, और ये फिशरमैन वो मछलियों को ले जाएंगे। तो उमाना को दिखा कि कुछ लोग क्या कर रहे थे, कुछ लोग कर रहे थे पानी में फिशिंग। और क्या दिखा उमाना को, और उमाना को दिखा कि कुछ लोग कर रहे थे वॉशिंग, यानी कि कपड़े या फिर अपने बर्तन धो रहे थे, वॉश कर रहे थे। तो आप यहाँ देख सकते हो कि कुछ लोग क्या कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर नहा रहे हैं या अपने कपड़े वॉश कर रहे हैं। तो ये जो है लोग क्या कर रहे हैं, वॉशिंग कर रहे हैं अपने क्लोथ्स। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने एनिमल्स को भी पानी में वॉश करते हैं। तो यहाँ पर उमाना ने देखा कुछ लोग कर रहे थे फिशिंग, कुछ लोग कर रहे थे वॉशिंग, कुछ लोग कर रहे थे बाथिंग। अभी हमने देखा कि कुछ लोग क्या कर रहे हैं, नहा रहे हैं, वो कर रहे हैं बाथिंग। और क्या कर रहे थे लोग, एंड वर्किंग अलोंग द बैंक्स, और कुछ लोग अपना काम कर रहे थे। यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं, घास तोड़ रहे हैं, या फिर वहाँ जो उनने उगाया होगा उसको वो वहाँ से जो उनको नहीं चाहिए पेड़ या जो ज़्यादा उग जाते हैं उनको वो वहाँ से हटा रहे हैं। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, खेत में प्लगिंग कर रहे हैं, यानी कि खेत जोत रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, वहाँ की मिट्टी अच्छी हो जाती है और वहाँ पे प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। तो कुछ लोग क्या कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, दे आर वर्किंग। तो उमाना ने क्या देखा, जैसे जैसे फेरी आगे बढ़ती गई, पानी के किनारे पे कुछ लोग फिशिंग कर रहे थे, कुछ लोग वॉशिंग कर रहे थे, कुछ बाथिंग कर रहे थे, और कुछ अपना काम यानी वर्किंग कर रहे थे। तो उमाना राधा को बता रही है कि जैसे ही मैं आगे बढ़ी, मुझे क्या दिखा, कुछ कोकोनट ट्रीज, और उसके आगे जब फेरी राइड चलती गई, उसने क्या देखा, कुछ लोग फिशिंग कर रहे थे, वॉशिंग कर रहे थे, बाथिंग कर रहे थे, और अपना कुछ काम कर रहे थे। तो इसके बाद क्या हुआ, जस्ट बिफोर द सन डिसअपियर्ड इनटू द वाटर, कि सूरज पानी में क्या डिसअपियर। अब इसका मतलब क्या हुआ, डिसअपियर का क्या मतलब होता है, जब कोई चीज गुम हो जाती है, गायब हो जाती है। तो गायब होने को हम क्या कहते हैं, डिसअपियर होना। तो सूरज कैसे पानी में डिसअपियर होगा, इसका मतलब क्या है, सन डिसअपियर्ड इनटू द वाटर का मतलब है सनसेट, यानी सूरज डूब रहा था। जैसे ही हम ये पानी के किनारे से देखते हैं कि सूरज क्या होता है, ढल रहा होता है, हमें कैसा लगता है कि सूरज यानी सन जो है वो पानी के अंदर गायब हो जाएगा, छुप जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है। सूरज तो आसमान में ही क्या होता है, सेट हो जाता है, अस्त हो जाता है, पर हमें ऐसा दिखता है जैसे सूरज पानी में गायब हो जाएगा। तो उमाना ने भी यही लिखा है कि इसके पहले कि सूरज जो है वो ढल जाता, सनसेट हो जाता, सूरज पानी में गायब हो जाता, द फेरी रीच्ड द आइलैंड एंड स्टॉप्ड। फेरी कहाँ पहुंच गई, फेरी एक आइलैंड पे पहुंची और वहां पर रुक गई। यानी इन्होंने मॉर्निंग में सुबह बस की जर्नी की थी, वहां से कुछ घंटों के बाद हम कह सकते हैं आफ्टरनून में ये कहाँ पहुंचे, फेरी राइड के लिए। और अब जब शाम हो गई है, क्योंकि सनसेट कब होता है, इवनिंग में, तो अब इवनिंग में कब कहाँ पहुंच गए ये पहुंच गए हैं एक आइलैंड पे।
तो इनकी फेरी राइड जो है वो आफ्टरनून से स्टार्ट होके इवनिंग में खत्म हो गई। अब ये आइलैंड क्या है? आइलैंड होता है एक ऐसा पीस ऑफ लैंड, एक लैंड का, जमीन का ऐसा टुकड़ा जिसके चारों तरफ क्या होता है? पानी ही पानी होता है। और केरला कर्नाटका जो स्टेट्स हैं वो क्या है? समुद्र के किनारे हैं। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स दिखने को मिल जाएंगे, यानी आपको ऐसे पीस ऑफ लैंड दिख जाएंगे जहाँ क्या है? चारों तरफ पानी ही पानी है। तो ये क्या है? ये है एक आइलैंड। क्या है ये है आइलैंड, यानी जमीन का टुकड़ा। और इसके आसपास क्या है? इसके चारों तरफ होता है पानी ही पानी, इसके चारों तरफ होता है वाटर। तो इस जो जमीन के टुकड़े को हम क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं आइलैंड। और इस जमीन के टुकड़े पे होता क्या है? यहाँ पे कुछ घर बने होते हैं, ग्रास होती है। तो हम कह सकते हैं एक तरीके से जैसे हम नॉर्मली अपने घर में जो सोसाइटी होती है, जो पीस ऑफ लैंड पे रहते हैं, वहाँ पर क्या है? आइलैंड है। और उस पे लोगों के घर होते हैं, उनके खेत होते हैं, और चारों ओर क्या होता है? पानी ही पानी होता है। इसीलिए वहाँ के लोग क्या करते हैं? पानी में अपने आधे से ज्यादा काम करते हैं। It was time for us to get off। और जैसे ही फेरी राइड कहाँ पहुंची? वो पहुंची आइलैंड की तरफ। हमारा भी क्या था? टाइम आ गया था कि अब हम फेरी से उतर जाएं, यानी फेरी राइड हो गई यहाँ पे खत्म। एट लास्ट, और आखिरकार, वी रीच्ड अमू मम्मास प्लेस। और फाइनली उमाना बहुत खुश है क्योंकि वो कहाँ पहुंच गई? अपनी अमू मम्मा, अपनी नानी के घर। वॉट अ लॉन्ग एंड इंटरेस्टिंग जर्नी इट हैज़ बीन। उमाना अपनी डायरी में एंड में क्या लिखती है कि कितनी लंबी पर कितनी मज़ेदार जर्नी रही। तो उमाना की डायरी यहाँ पर क्या हो रही है? एंड हो रही है। ये है उसका लास्ट पेज, और उस पे वो लिख रही है कि जर्नी क्या थी? बहुत लंबी थी। 3 डेज की जर्नी हो गई। 16th में हो गई ट्रेन जर्नी, 17th में भी क्या हुई? 17th में पे भी हो गई ट्रेन जर्नी। उसके बाद 17 के रात को 11:30 बजे कहाँ पहुंचे थे उमाना की फैमिली? वो पहुंचे थे कोटायम, अपनी मासी के घर। और नेक्स्ट डे यानी 18th ऑफ मई मॉर्निंग में इनने स्टार्ट की अपनी बस जर्नी, और फिर इनने दोपहर में स्टार्ट की अपनी फेरी राइड यानी नाव वाली जर्नी। और फाइनली ये शाम को कहाँ पहुंचे? अपने फाइनल स्टॉप पे, अपनी अम्मू मम्मा के घर, अपनी अम्मू मम्मा के विलेज यानी गांव ये पहुंच गए। तो जिस आइलैंड पे फेरी रुकी थी उसी आइलैंड पे क्या है? उमाना की नानी जी का घर है। तो उमाना की फाइनली जर्नी क्या होती है? फिनिश। पर उसे इस जर्नी में बहुत मज़ा आया, जबकि वो बहुत ज़्यादा थक गई थी क्योंकि 3 दिन की जर्नी थी। बट ये बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग थी। क्यों थी एक्साइटिंग? क्योंकि उमाना ने बहुत सारी नई नई चीज़ें देखी, बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखी। उसने अपने 2 फ्रेंड्स भी बना लिए, और उसे पता चला कि ब्रिज का यूज़ क्या है, टनल का यूज़ क्या है, और हमें ट्रेन, बस, फेरी तीनों में जाने के लिए क्या चाहिए होती है? टिकट्स चाहिए होती हैं, जिसका हम किराया पे कर देते हैं। और इस पूरी जर्नी में उमाना को बहुत ज़्यादा मज़ा आया। NCERT के क्वेश्चंस, यानी आपकी जो टेक्स्ट बुक है लुकिंग अराउंड, उसमें जो जो क्वेश्चंस दिए हैं वो हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो लेट्स सी कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, उमाना ट्रैवल्ड बाय डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। उमाना ने बहुत बहुत डिफरेंट टाइप के ट्रांसपोर्ट यानी वो व्हीकल्स, वो गाड़ियाँ या साधन जिसे हम कहते हैं, वो मीन्स जिनसे हम क्या करते हैं? हम करते हैं ट्रैवल।
अब ट्रांसपोर्ट का मतलब ये नहीं होता कि आप क्या जो ग्राउंड पे जो धरती पे चल रही हैं वो ही क्या होती हैं ट्रांसपोर्ट, नहीं। हम ऑलरेडी दो टाइप के ट्रांसपोर्ट्स देख चुके हैं। कौन कौन से हमने देखा है? कौन सा? लैंड ट्रांसपोर्ट यानी जो धरती पे चलते हैं, जो ग्राउंड पे चलते हैं, फॉर एग्जाम्पल ट्रेन, बस, ऑटो रिक्शा, ये सब क्या हो गए? ये वो ट्रांसपोर्ट हो गए जो लैंड पे यानी धरती पे चलते हैं। इसके अलावा हमने देखा कौन सा ट्रांसपोर्ट? वाटर ट्रांसपोर्ट यानी जो पानी पे चलते हैं। पानी पे चलने वाले कौन से देख लिए हमने देखी एक फेरी राइड, यानी फेरी की जो जर्नी थी, फेरी जो होती है, जो नाव होती है, वो क्या होती है? वो होता है एग्जाम्पल ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। इसके अलावा एक और ट्रांसपोर्ट होता है जिसे हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं एयर ट्रांसपोर्ट, यानी हवा में जिस चीज में बैठ के हम ट्रैवल करते हैं वो क्या होता है? एयर ट्रांसपोर्ट। और हम सबको पता है कि एयर ट्रांसपोर्ट का सबसे ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल क्या है? वो है फ्लाइट्स यानी एरोप्लेन्स। हवाई जहाज या एरोप्लेन्स जो हमारे घर की छत से हम भाग के जाते हैं देखने के लिए, जैसे ही हमको एरोप्लेन की आवाज़ आती है कि एक प्यारा सा एरोप्लेन क्या करता है? स्काई में उड़ रहा होता है और उसमें बैठे होते हैं बहुत सारे पैसेंजर्स, बहुत सारे सवारी, और उनको वो क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह तक छोड़ के आते हैं। तो हमें पता है कि ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है? ट्रांसपोर्ट का मतलब है वो जरिए, वो सोर्सेस जिनकी मदद से हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट यानी ट्रैवल करते हैं। और ये होते हैं तीन टाइप के। लैंड ट्रांसपोर्ट जो हम ग्राउंड पे, जो धरती पे होती हैं गाड़ियां, वो है ट्रेन एग्जाम्पल, बस, ऑटो। क्यों हमने एग्जाम्पल लिए हैं? क्योंकि ये वही तीन ट्रांसपोर्ट हैं जिसमें उमाना ने ट्रैवल किया था। इसके अलावा हम सबके पास अगर कोई स्कूटर है, पापा के पास मोटर बाइक है, या आपकी फैमिली में कार है, तो ये सब भी क्या हो गए? लैंड ट्रांसपोर्ट हो गए, क्योंकि ये सारी गाड़ियां कहाँ चलती हैं? ग्राउंड पे, लैंड पे। और दूसरा क्या था? वाटर ट्रांसपोर्ट, जो क्या है? एक फेरी, क्योंकि हम उमाना की जर्नी में देख चुके हैं कि उमाना अपनी नानी के घर पहुंचने के लिए एक फेरी में बैठ के जाती है। फेरी मतलब फेरी होती है एक नाव। तो इसके अलावा अगर हम कोई वाटर ट्रांसपोर्ट देखना चाहें तो शिप यानी बड़े बड़े जहाज भी होते हैं जिसमें बहुत सारे लोग बैठ के ट्रांसपोर्ट जो है उस जरिए से ट्रैवल करते हैं। नेक्स्ट क्या था? एयर ट्रांसपोर्ट यानी हवा में चलने वाली गाड़ियां, और हवा में क्या चलता है? एक एरोप्लेन। तो हमें पता चल गया कि ट्रांसपोर्ट का मीनिंग क्या है। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि उमाना ने अलग अलग टाइप के ट्रांसपोर्ट यूज किए, किसके बाद? आफ्टर शी गॉट डाउन फ्रॉम द ट्रेन, यानी हमसे कहा जा रहा है कि ट्रेन से उतरने के बाद उमाना ने बहुत सारे डिफरेंट ट्रांसपोर्ट्स का यूज किया। कैन यू रिमेंबर व्हाट दी वर? क्या आपको याद है कि ये कौन कौन से ट्रांसपोर्ट थे? बिल्कुल याद है। हमें पता है कि उमाना पहले ट्रेन में बैठी, ट्रेन के बाद हमसे पूछा गया है तो ट्रेन के बाद वो कहाँ? वो बैठी एक बस में, फिर वो गई एक फेरी में, और एक और हम भूल रहे हैं कि बस में बैठने के पहले वो बैठी थी एक ऑटो में, क्योंकि कोटायम स्टेशन से उसकी मासी के घर तक जाने के लिए उमाना की फैमिली में 2 ऑटो रिक्शास किए थे। फिर नेक्स्ट डे सुबह उमाना और उसकी फैमिली बस जर्नी के लिए निकले थे। उसके बाद वो किस में बैठे थे? एक फेरी में। तो हम इस चीज का आंसर कैसे दे सकते हैं? उमाना ट्रैवल्ड बाय अ बस, ऑटो रिक्शा एंड अ फेरी। उमाना ऑटो से, बस से और एक फेरी से ट्रैवल करने गई आफ्टर शी गॉट डाउन फ्रॉम द ट्रेन, ट्रेन से उतरने के बाद। तो हमको ये क्वेश्चन ध्यान से देखना है कि हमसे ये नहीं पूछा कि उमाना ने कौन कौन से ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल किया है। हमसे क्या पूछा था कि ट्रेन से उतरने के बाद कौन कौन से ट्रांसपोर्ट उसने यूज किए। तो कौन कौन से किए? एक ऑटो रिक्शा, एक बस और एक
फेरी। तो हमें क्लियर हो गया है कि इस क्वेश्चन का आंसर हमें कैसे देना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज ऑन विच व्हीकल्स हैव यू ट्रैवल्ड। हमसे पूछ रहे हैं कि उमाना ने जैसे इतनी सारी व्हीकल्स में ट्रैवल किया, इतनी सारी गाड़ियों में बैठी, आप कौन कौन सी गाड़ियों में बैठ चुके हो, आप कौन कौन सी व्हीकल्स में ट्रैवल कर चुके हो। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारी व्हीकल्स के एग्जाम्पल दिए हैं। आप क्या करेंगे, आप बैठ के अपनी नोटबुक में ये लिखेंगे कि आप कौन कौन सी व्हीकल्स में बैठ चुके हो, और इनमें से आपको क्या है, एक एग्जाम्पल, एक आइडिया मिल जाएगा और आपको याद आ जाएगा कि हम कौन कौन सी व्हीकल्स में बैठ चुके हैं। तो हम कैसे लिखेंगे इसका आंसर, आई हैव ट्रैवल्ड बाय। मैंने किस किस से ट्रैवल किया है, ऑटो रिक्शा। अगर आप ऑटो में बैठे हैं तो आप ऑटो रिक्शा लिखेंगे। नेक्स्ट ट्रेन, अगर आप भी उमाना की तरह एक ट्रेन में जर्नी कर चुके हैं तो आप यहाँ पे ट्रेन लिखेंगे। देन टोंगा, टोंगा क्या है, टोंगा मतलब होता है बैलगाड़ी, जिसमें क्या होती है, कुछ गाय या काउज या बुलक जो है, बैल जो है वो गाड़ी के आगे लगे होते हैं और पीछे एक कार्ट बना होता है जिसके बारे में हम गोइंग टू स्कूल में पढ़ चुके हैं। उसमें लोग बैठ के एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं और ज़्यादातर ये विलेजेस में ही देखने को मिलता है। तो अगर आप टोंगा में बैठे हैं तो आप टोंगा मेंशन कर देंगे। देन बस, आप कभी भी बस में बैठे हैं, जैसे आप अपनी स्कूल बस में भी बैठे हैं तो आप यहाँ पे बस का मेंशन कर देंगे। देन अ बोट, अगर आप कभी बोट राइड पे नाव में कभी बैठे हो तो आपने यहाँ पर बोट का नाम भी मेंशन कर देना है। देन बुलक कार्ट, टोंगा में काउज होती हैं गाय, बुलक कार्ट में क्या होते हैं, बैल हमारे गाड़ी के आगे लगे हुए होते हैं और हम उसमें बैठ के एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। देन अ स्कूटर, अगर आपके पापा के पास कोई स्कूटर है, आप किसी स्कूटर पे बैठ चुके हैं तो आप यहाँ पे स्कूटर भी मेंशन कर सकते हैं। देन अ बाइसिकल, आपकी साइकिल जिस पे आप बैठ के कभी ना कभी खेलने जाते हो, स्कूल जाते हो, तो आप यहाँ पे बाइसिकल लिखेंगे। देन अ टैक्सी, व्हाट इज अ टैक्सी, टैक्सी एक कार होती है जो क्या होता है, कोई और ड्राइवर चलाता है और हम उसको रेंट या टिकट का क्या देते हैं, फेयर देते हैं, किराया देते हैं। फिर है कार, कार मतलब हमारी खुद की कार, जब हम खुद की कार में बैठे हैं तो हम कार लिखेंगे, और अगर हमने कोई कार को बुलवाया था, उसे पैसे दिए, उसे हम क्या कहते हैं, टैक्सी, तो यहाँ आप टैक्सी लिख देंगे। देन मेट्रो, कुछ कुछ जगहों पे जिन्हें हम मेट्रो सिटीज कहते हैं वहां पर बहुत अच्छी क्या लगी होती हैं, ट्रेन्स लगी होती हैं जो थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे आपको ट्रैवल करने में हेल्प करती है। तो मेट्रो में अगर आप बैठे हैं तो आप यहाँ पे मेट्रो का एग्जाम्पल लिख देंगे। देन अ शिप, अगर आप पानी में जहाज में ट्रैवल कर चुके हैं तो आप यहाँ पे शिप भी मेंशन कर देंगे। लास्ट इज एरोप्लेन, अगर आपने कभी भी फ्लाइट की जर्नी की है, आप कभी एरोप्लेन में बैठ के गए हैं तो आप यहाँ पे एरोप्लेन मेंशन कर देंगे। तो इस क्वेश्चन में आपको आई हैव ट्रैवल्ड बाय के बाद जो व्हीकल्स में आप बैठे हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, यहाँ पे आप लिख देंगे। थर्ड क्वेश्चन इज विच राइड डिड यू एंजॉय द मोस्ट एंड वाई। अब आपने इतनी सारी व्हीकल्स मेंशन कर दी हैं सेकेंड क्वेश्चन में, इन व्हीकल्स में से आपको सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आया। यानी अगर हम उमाना का देखें, उसने ट्रेन, ऑटो, बस और फेरी में जर्नी की। अब इन 4 व्हीकल्स में से उसको जिस व्हीकल में सबसे ज़्यादा मज़ा आया वो उसके बारे में राधा को बताएगी। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि वो कौन सी व्हीकल है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आया। तो अगर आपको बस से मज़ा आया तो आप यहाँ पे बस का लिख देंगे, और मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया है एक ट्रेन राइड का, यानी ट्रेन की जर्नी का। तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, आई एंजॉयड द ट्रेन राइड, मुझे ट्रेन में बैठ के बहुत मज़ा आया। द मोस्ट यानी सबसे ज़्यादा, मैं अगर बस में बैठा हूँ, ट्रेन में बैठा हूँ, कार में बैठा हूँ
या और कोई व्हीकल्स में बैठा हूँ, तो इन सब में से मुझे जिस व्हीकल में सबसे ज़्यादा मज़ा आया वो कौन सी है? ट्रेन। तो यहाँ हम लिख देंगे आई एंजॉयड द ट्रेन राइड द मोस्ट, सबसे ज़्यादा। बिकॉज, क्यों? क्योंकि हमसे पूछा गया है कि आप ये भी बताओ कि आपको ये राइड सबसे ज़्यादा अच्छी क्यों लगी। बिकॉज इट वॉज रियली एक्साइटिंग, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्या थी? मज़ेदार थी। तो अगर आपको यहाँ पे बस राइड लिखना है तो आप यहाँ पे बस राइड लिख दीजिए। तो जिस भी राइड पे आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आया है आप वो यहाँ पर लिख देंगे। तो आपको क्लियर हो गया है कि इस क्वेश्चन का आंसर हम कैसे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज उमाना लेफ्ट अहमदाबाद ऑन 16th ऑफ मई। हम सबको याद है कि उमाना ने अपनी जर्नी कब स्टार्ट की थी? 16 तारीख को, 16th मई को। हाउ मेनी आवर्स, हमसे पूछा जा रहा है कितने घंटे डिड इट टेक फॉर हर टू रीच अमू मम्माज प्लेस। उन्हें कितने घंटे लगे, कितने आवर्स लगे अपनी नानी के घर पहुंचने में। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि उसकी जर्नी कब कब कितने बजे से स्टार्ट हुई थी। तो हमें पता है कि उमाना की जर्नी स्टार्ट हुई थी 16th ऑफ मई सुबह 11:35 पे। ये क्या है? मॉर्निंग का टाइम, तो AM। और ये कहाँ पहुंचे थे? ये पहुंचे थे 17th ऑफ मई को कोटायम। कोटायम में कौन था? कोटायम में थी उमाना की मासी। तो वहां पर ये कितने बजे पहुंचे थे? रात के 11:30 बजे। तो ये टाइम क्या है कि उमाना ने अपनी जर्नी कब स्टार्ट की और वो अपनी मासी के घर कब तक पहुंची। हमसे पूछा क्या गया है? आपको बताना है कि वो अपनी नानी के अमू मम्मा के घर तक कितने बजे तक पहुंची थी। तो पहले तो हमें पता चल गया कि इतना टाइम किसमें लगा है? अपनी मासी के घर में पहुंचने में। तो 11:35 से 11:30 तक अगर हम आवर्स काउंट करेंगे कि उन्हें कितना टाइम लगा, तो ये लगभग 36 आवर्स यानी कि 36 घंटे 36 आवर्स लगे किसमें? उमाना को अपनी जर्नी स्टार्ट से मासी के घर तक पहुंचने पे। अब मासी के घर के बाद वो नेक्स्ट डे यानी 18th ऑफ मई को किस लिए निकले थे? 18th ऑफ मई को निकले थे ये अपनी नानी के घर जाने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि मॉर्निंग 18th ऑफ मई से शाम इवनिंग तक वो कहाँ पहुँचे थे? अपनी अमू मम्मा के विलेज पहुँचे थे। पर इसमें हमें क्योंकि टाइम नहीं दिया है स्टोरी में कि एग्जैक्टली ये कितने बजे सुबह निकले और कितने बजे अमू मम्मा के विलेज पहुँचे, तो हम लगभग कैलकुलेट कर लेते हैं कि अगर सुबह ये 10 बजे भी निकले हों और ये शाम को 6 बजे तक पहुँचे हों, तो हम कह सकते हैं कि टोटल 36 आवर्स प्लस 36। क्यों? क्योंकि मासी के घर तक पहुंचने का टाइम हमको पता है। प्लस हम मान लेते हैं कि लगभग जो है कितने हम मान लेते हैं 12 घंटे, कि 12 घंटे उनको कहाँ लगे? अपनी दादी के घर पहुंचने में। तो हम बोल देंगे कि लगभग 48 आवर्स जो हैं उनको अपनी नानी के घर पहुंचने में लगे। क्योंकि हमको एग्जैक्टली नहीं पता कि मासी के बाद उन्हें कितने बजे अपनी जर्नी स्टार्ट की, कितने बजे फेरी राइड रुकी थी। तो हम यहाँ पर अपनी लगभग ले लेते हैं कि 48 आवर्स लग गए किसको? उमाना को अपनी नानी के घर पहुंचने में। तो इसे हम आंसर को लिखेंगे कैसे? हम इसे लिखेंगे उमाना लेफ्ट अहमदाबाद ऑन 16th मई एट 11:35 AM। यानी उमाना ने अपनी जर्नी 16th मई को सुबह 11:35 पे स्टार्ट की थी। और उमाना रीच्ड वैली अम्मास प्लेस, यानी उमाना अपनी मासी के घर नेक्स्ट डे 17 मई को कितने बजे? रात के 11:30 बजे पहुंची। तो इनका तो हमें पता है कि एक दिन पहले यानी 16 से सुबह 11:30 से लेके नेक्स्ट डे के रात के 11:30 तक हम कह सकते हैं 36 आवर्स की जर्नी हो गई। और नेक्स्ट डे उसके बाद अगले दिन यानी 18th ऑफ मई को उमाना की फैमिली ने बस ली। कब? सुबह। और फिर वो अपनी नानी के घर शाम को पहुंचे, इवनिंग में पहुंचे। तो हमने क्या मान लिया कि अराउंड 48 आवर्स
किसको लगे, उमाना की फैमिली को अपनी नानी के घर पहुंचने में। तो ये तो हमने इसीलिए बताया कि आपको पता चल गया कि एग्जैक्टली 48 आवर्स कैसे आया। आप इसे आंसर कैसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट आप लिख देंगे कि इट टुक अराउंड 48 आवर्स फॉर उमाना टू रीच अमू मम्मास प्लेस। तो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ये वाली लाइंस क्या हो गई, ये हो गई आंसर। और ये क्या हो गया, ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर सब कुछ लिख दिया है। तो आप इसका आंसर कैसे देंगे कि 48 आवर्स लगे उमाना को अपनी अम्मू मम्मा के घर तक पहुंचने में। Have you ever been on a long journey? Where did you go? नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि क्या आप भी इतनी लंबी जर्नी पे कभी गए हो, और आप गए हो तो कहाँ पे गए थे। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल ले लिया है। आप अपनी मम्मी पापा से पूछेंगे कि हम कब गए थे घूमने जब हमें इतना ज़्यादा टाइम लग गया था जर्नी पे, वो ट्रेन से हो, बस से हो, फ्लाइट से हो, और आप उसके बारे में इस आंसर में लिख देंगे। मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ कि सपोज मैं मुंबई गई थी ट्रेन से, तो मुझे लगे कितने, टोटल 12 आवर्स, 12 घंटे। तो इसका आंसर कैसे लिखूंगी मैं, येस आई हैव बीन ऑन अ लॉन्ग जर्नी, येस मैं एक लंबी जर्नी पे गई हूँ, दैट टुक मोर देन 12 आवर्स, जिसमें 12 घंटे से ज़्यादा का समय मुझे लगा। यानी मेरे घर से मुंबई पहुँचने में मुझे 12 घंटे से ज़्यादा समय लगा। आई वेंट टू मुंबई, और मैं कहाँ गई थी, मैं गई थी मुंबई। तो अगर आप यहाँ पे कुछ और आपकी कोई जर्नी पे आप जा चुके हो, वो आप यहाँ पे लिख दोगे, उसमें कितने घंटे लगे आपको पहुँचने में और आप कहाँ पर गए थे। और अगर आप कभी इतनी लंबी जर्नी पे नहीं गए हो तो आप सीधे सीधे लिख देंगे नो आई हैव नॉट बीन ऑन अ लॉन्ग जर्नी। ठीक है, तो आपको क्लियर है, अगर आप लॉन्ग जर्नी पे गए हैं तो आपको क्या लिखना है, कितने घंटे लगे आपको पहुंचने में और आप कहाँ गए थे। और अगर आप नहीं गए हैं तो आप डायरेक्टली लिख देंगे नो आई हैव नॉट बीन ऑन अ लॉन्ग जर्नी। फिर हमसे पूछा जा रहा है नेम द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट यू यूज्ड ड्यूरिंग द जर्नी। अगर मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया है कि मैं मुंबई गई हूँ, तो मुझसे पूछा गया है कि वहाँ तक जाने में आपको कौन कौन से ट्रांसपोर्ट की हेल्प लगी, यानी आप कौन कौन सी गाड़ियों में बैठ के आपने अपनी जर्नी की। तो यहाँ पे आप लिख देंगे उन व्हीकल्स के नाम जिसमें आप बैठ के मुंबई तक पहुँचे थे। मैं मुंबई तक कैसे पहुँची थी, मैंने पहले तो ली ट्रेन में बैठ के मैं कहाँ पहुंची, मुंबई स्टेशन। फिर मैंने लिया ऑटो अपने नानी के घर जाने के लिए, और उसके बाद मैंने एक टैक्सी ली, क्योंकि ऑटो जो है मेरी नानी के घर के थोड़ा पहले जो है उसने मुझे उतार दिया, और वहाँ से फिर मैंने 5 मिनट या 10 मिनट की जर्नी के लिए क्या ली, टैक्सी ली। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ मेंशन कर देना है कि आपकी जर्नी आपने किस व्हीकल से स्टार्ट की, और उसके बाद आपने कौन कौन सी व्हीकल्स में बैठ के आप अपने रिलेटिव के, फ्रेंड के घर पे पहुँचे। तो हम यहाँ लिख देंगे आई यूज ट्रेन, ऑटो एंड टैक्सी ड्यूरिंग द जर्नी। और आपने सिर्फ ट्रेन यूज की तो आप यहाँ पे सिर्फ ट्रेन लिख देंगे कि आई यूज ट्रेन क्या, ड्यूरिंग द जर्नी। तो आपको क्लियर हो गया है इस क्वेश्चन का जवाब हम कैसे देंगे। लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग डिड योर जर्नी टेक। आपकी जर्नी में आपको कितना टाइम लगा। तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मुझे मुंबई जाने में लगभग 12 या उससे ज़्यादा टाइम लगा। तो मुझे 12 घंटे या उससे ज़्यादा का टाइम लगा। आपको यहाँ पे 10 घंटे लगे तो आप यहाँ 10 लिख देंगे, आपको 14 लगे आप 14 आवर्स लिख देंगे। तो हमें यहाँ क्या लिखना है, माई जर्नी टुक मोर देन, या फिर माई जर्नी टुक 12 आवर्स, माई जर्नी टुक 14 आवर्स। तो आपको यहाँ पे वो एग्जैक्ट टाइम लिख देना है कि आपको कितने घंटे लगे थे अपनी जर्नी कवर करने में। नेक्स्ट इज उमाना's अप्पा बॉट टिकट्स। उमाना के पापा ने टिकट्स खरीदी थी फॉर द ट्रेन एंड द बस। ट्रेन और बस में बैठने के लिए उमाना के पापा ने क्या खरीदी थी, टिकट्स। कैन यू थिंक ऑफ अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर विच वी नीड टू बाय टिकट्स। हमसे पूछा जा रहा है कि क्या आप ऐसे कोई ट्रांसपोर्ट सोच सकते हो, ऐसी गाड़ियों के बारे में सोच सकते हो जिसमें आपको टिकट्स देकर ही टिकट्स मिलती हैं, उसके बाद ही आप उसमें जा सकते हो। यानी कौन कौन सी ऐसी गाड़ियां हैं
ट्रेन और बस के अलावा जिसमें आपको टिकट खरीद के ही ट्रैवल करने को मिलता है। तो अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर विच वी नीड टू बाय टिकट्स, और जो ट्रांसपोर्ट हैं जिसमें हमको टिकट्स खरीदनी होती है, उसके दो एग्जाम्पल्स क्या हैं? फ्लाइट्स यानी एरोप्लेन्स में जाने के लिए ये क्या है? टिकट काउंटर है। यहाँ पे आप क्या करते हो? एरोप्लेन की टिकट खरीदते हो। और ये होता कहाँ है? ये होता है एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट वो जगह है जहाँ पर आपको टिकट्स मिलती हैं फ्लाइट्स के लिए, एरोप्लेन के लिए, और यहीं से आप अपनी जर्नी स्टार्ट करते हो और वापस जब आते हो तो भी आप एयरपोर्ट पे ही लैंड करते हो। एयरपोर्ट पे ही आपका हवाई जहाज यानी एरोप्लेन जो है वो वहाँ पर आपको उतारता है। तो पहला एग्जाम्पल तो क्या हो गया? फ्लाइट्स, यानी फ्लाइट्स के लिए हमें टिकट्स खरीदनी पड़ती हैं। इसके अलावा अगर आप मेट्रो से कभी ट्रैवल करते हो, मेट्रो क्या है? ट्रेन है। मेट्रो से भी आपको क्या करनी पड़ती है? मेट्रो स्टेशन, जैसे ट्रेन के लिए होता है रेलवे स्टेशन, वैसे मेट्रो के लिए क्या होता है? मेट्रो स्टेशन। मेट्रो स्टेशन से आप क्या करते हो? आप यहाँ से टिकट्स खरीदते हो। तो टिकट्स खरीदने वाली यानी ऐसी कोई दो व्हीकल्स जिसमें आपको टिकट्स खरीद के ही परमिशन मिलती है कि आप ट्रैवल कर सकते हो, वो कौन सी हैं? फ्लाइट्स एंड मेट्रो। और इसके अलावा हमें ऑलरेडी पता है कि ट्रेन और बस में भी हमको टिकट्स खरीदनी पड़ती है। तो हमें क्लियर हो गया है कि ऐसे कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं जिसमें आप टिकट के बिना ट्रैवल नहीं कर सकते हो। Next, sometimes we need to buy tickets to enter a place. Can you think of such places? अब गाड़ियों की तो बात हो गई, अब कुछ ऐसी जगह भी होती हैं जिसमें जाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? आपको टिकट्स चाहिए होती हैं। तो हम सब कहाँ गए हैं? हम सब मूवी देखने गए हैं। मूवी देखने के लिए आपको क्या चाहिए होती है? टिकट चाहिए होती है। अगर आप जू में एनिमल्स को देखने जाते हो तो वहां पे भी आपको क्या चाहिए होती है? टिकट्स चाहिए होती हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है ऐसी कौन सी जगह है, ऐसी कौन सी प्लेस है जहां पे आपको जाने के लिए टिकट्स खरीदनी पड़ती है। सो हम लिखेंगे द प्लेसेस वेयर वी नीड टू बाय टिकट्स। ऐसी जगह जहां पे हमें टिकट्स खरीदनी पड़ती हैं वो कौन कौन सी हैं? सर्कस, सर्कस जहाँ पे क्या होता है? बहुत सारे हमको स्टंट्स देखने को मिलते हैं। डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स से क्या होता है? बहुत सारे करतब कराए जाते हैं। तो सर्कस से हमें क्या लेनी पड़ती है जाने के लिए? टिकट। फिर कौन सी और सी जगह है? और है एक सिनेमा हॉल। सिनेमा हॉल यानी जहाँ पे आप मूवी देखने जाते हो। थिएटर के बाहर आपको क्या लेनी पड़ती है? आपको लेनी पड़ती है टिकट्स। और कौन सी जगह है? और है एक जू। जू में जाने के लिए, एनिमल्स को देखने के लिए भी आपको क्या करनी पड़ती है? टिकट्स खरीदनी पड़ती हैं। तो ऐसी प्लेसेस जहाँ पे आपको टिकट के साथ ही एंट्री मिलती है वो कौन कौन सी हो गई? वो हो गई सर्कस, सिनेमा हॉल एंड जू। नेक्स्ट इज लुक एट दिस पिक्चर ऑफ अ रेलवे टिकट। अब हमें एक रेलवे टिकट दिखाई है और हमसे क्या पूछा गया है कि हमें बताओ कि टिकट का ट्रेन नंबर क्या है। तो जब हम टिकट को देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है उसका ट्रेन नंबर। आप अपनी बुक खोलिए, बुक में ये इमेज जैसे ही आप देखेंगे आप साथ में ये क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है ट्रेन नंबर, ये लिखा हुआ है ट्रेन नंबर। ट्रेन नंबर क्या है? 9037। फिर हमसे पूछा है डेट ऑफ द स्टार्ट ऑफ जर्नी, यानी जर्नी स्टार्ट होने वाली डेट, किस दिन आप ट्रेन में बैठ के अपनी जर्नी करोगे। तो वो डेट क्या है? 24 दिसंबर 2006 जो यहाँ पे लिखी हुई है। फिर हमसे क्या पूछा है? फिर हमसे पूछा है द बर्थ एंड द कोच नंबर, यानी आपको कौन कौन सी सीट्स मिली हैं, कौन से बर्थ मिले हैं, और उसका कोच नंबर यानी आपको कौन से ट्रेन के कंपार्टमेंट में जगह मिली है बैठने के लिए। वो कहाँ दिख रहा है हमको? वो यहाँ दिखता है कि कोच जो है वो A1 है और बर्थ हमें मिली है 21, 22 एंड 23, यानी 21, 22, 23 क्या है? हमारी सीट्स हैं। और कोच कौन सा है? A1, यानी A1 नाम के कंपार्टमेंट में जाकर ये तीनों सीट्स पे आप बैठ सकते हो। फिर पूछा है कॉस्ट यानी फेयर ऑफ द टिकट, किराया कितना है? तो वो यहाँ लिखा है, कैश लिखा है
2578 रुपीज़ जो है वो क्या है, हमारी टिकट का फेयर है, टिकट का किराया है, तो वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। फिर हमसे पूछा है द डिस्टेंस, यानी आप जहाँ से जर्नी स्टार्ट कर रहे हो और जहाँ एंड करोगे उसमें टोटल डिस्टेंस यानी टोटल दूरी कितनी है। तो डिस्टेंस हमें कहाँ पे दिया है, हम जैसे ही देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि डिस्टेंस जो है वो है 643, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर लिखा है, किलोमीटर ही क्या होता है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना है 643 किलोमीटर्स, तो 643 किलोमीटर्स क्या हो जाएगा हमारा डिस्टेंस। तो हमसे जो जो पूछा है वो टिकट के ऊपर लिखा है, बस हमको ढूंढकर उसकी वैल्यू इसमें लिखनी जानी है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्या पूछा है हमसे, नेक्स्ट पूछा है PNR, हमसे पूछा है राइट व्हाट अदर इंफॉर्मेशन यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम द टिकट। हमसे बोला है कि अब और क्या आपको टिकट में दिख रहा है, तो हमें टिकट में क्या दिखता है, हमें दिखता है PNR नंबर। PNR नंबर, PNR नंबर का मतलब होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, यानी टिकट में पैसेंजर यानी सवारी की, नेम यानी कि कौन कौन ट्रैवल कर रहा है, उनका नाम, उनकी एज, ये सारे क्या होते हैं उस टिकट में रिकॉर्ड होते हैं, यानी हम उसको देख के पता कर सकते हैं कि इस टिकट पे कौन कौन ट्रैवल कर रहा है। तो हमारा PNR जो होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, वो हमको टिकट पे दिख जाएगा। ये है PNR जो कि क्या है 8206449755, तो हम यहाँ पर वो लिख देंगे। नेक्स्ट क्या पूछा है, ट्रेन नेम, ट्रेन का नाम क्या है, वो हमें कहाँ दिख रहा है, ट्रेन का नाम हमें दिखेगा यहाँ नीचे, अवध एक्सप्रेस, ट्रेन का नाम है अवध एक्सप्रेस। फिर हमसे पूछा है नंबर ऑफ एडल्ट्स, नंबर ऑफ चाइल्ड, यानी टिकट में कितने बड़े बच्चे हैं, कितने बड़े लोग बैठे हैं और कितने बच्चे यानी छोटे बच्चे बैठे हैं, तो वो यहाँ लिखा है। एडल्ट लिखा है 2, चाइल्ड लिखा है 1, यानी 2 बड़े और 1 छोटा बच्चा इस टिकट पे ट्रैवल कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या पूछा है, टिकट का नंबर, ट्रेन डिपार्चर टाइम, यानी हम और क्या देख सकते हैं, हम देख सकते हैं टिकट का नंबर, टिकट का नंबर क्या है 68250918, ये रहा, और ट्रेन का डिपार्चर यानी ट्रेन कब निकलेगी, वो निकलेगी 1436 यानी 2:36 पे। तो हमें क्लियर हो गया है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं एक टॉपिक के बारे में जो कि है रेलवे टाइम टेबल। हमने लास्ट वीडियो में रेलवे टिकट के बारे में पढ़ा था, यानी जो टिकट हमें मिलती है उसमें कौन कौन सी डिटेल्स हमको पता चलती है। अगर आपके घर में भी कोई रेलवे टिकट रखी हो पुरानी, तो आप उसे खोल के भी देखिएगा, आपको समझ आएगा कि हमें कौन कौन सी डिटेल्स हमारी टिकट में मेंशन की जाती हैं। अब हम देखेंगे कि एक रेलवे टाइम टेबल क्या है और उसके बेसिस पे हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस। तो हम स्टार्ट करते हैं विथ रेलवे टाइम टेबल। अ रेलवे टाइम टेबल गिव्स डिटेल्स अबाउट द रूट ऑफ एवरी ट्रेन। क्या कहा जा रहा है कि जो रेलवे का टाइम टेबल होता है, टाइम टेबल का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे स्कूल में होता है टाइम टेबल हर डे का, एवरी डे, हमारे पास यहाँ लिखा होता है डेज, मंडे, ट्यूसडे, ऐसे सैटरडे तक हमारे डेज मेंशन्ड होते हैं। फिर हमें दिया जाता है कि फर्स्ट पीरियड किसका है, इंग्लिश का, सेकेंड पीरियड किसका है, हिंदी का। तो हमें क्या दिया जाता है, एक डेली टाइम टेबल दिया जाता है, यानी एक ऐसा टेबल जिसमें हमें मेंशन है कि कितने बजे कौन कौन सा पीरियड हमारे स्कूल में लगने वाला है, कौन कौन सी सब्जेक्ट की टीचर कितने बजे हमारी क्लास में एंटर करके हमको पढ़ाएगी। उसी तरीके से जो रेलवे का टाइम टेबल होता है उसमें हमें मेंशन्ड होता है रूट ऑफ द ट्रेन, यानी ट्रेन कितने बजे कौन से स्टेशन से निकलेगी और कौन कौन से स्टेशन पे कितनी देर वो रुकेगी। तो टाइम टेबल जो होता है रेलवे का उसमें मेंशन्ड होता है अबाउट रूट ऑफ एवरी ट्रेन, यानी हर ट्रेन के बारे में, वो कौन से रास्ते पे कौन सा रूट फॉलो करेगी उसके बारे में लिखा होता है। रूट का मतलब यानी जो स्टेशंस आएंगे अलोंग द
रूट उसके बारे में हमको जानकारी दी जाती है। एक रेलवे टाइम टेबल में क्या होता है, जितनी भी ट्रेन्स चलती हैं उन ट्रेन्स के बारे में हमको पता होता है कि वो कौन कौन से स्टेशन से होकर गुजरेगी। जैसे उमाना की जो ट्रेन थी वो कभी मडगांव पे रुकी थी, ठीक है, फिर वो रुकी थी कोड़ीकोड में, फिर वो रुकी थी कहाँ, कोटायम में। तो हमें क्या पता है, ये क्या थे, स्टेशंस, ये थे कुछ स्टेशंस के नाम जहां पर उमाना की ट्रेन क्या हुई थी, रुकी थी, स्टॉप हुई थी। तो जो ये टाइम टेबल होता है उसमें भी ये मेंशन होता है कौन सी ट्रेन किस किस स्टेशन से होकर गुजरेगी, फिर व्हाट टाइम द ट्रेन विल रीच, और इस स्टेशन पे जो भी स्टेशन वो ट्रेन कवर करेगी उस स्टेशन पे वो कितने बजे पहुंचेगी। यानी अगर हमें मडगांव पे उतरना है तो हमें पता होगा कि मडगांव पे जैसे फॉर एग्जाम्पल सुबह के 11:30 अगर ट्रेन पहुंचने वाली है तो हमें पता रहेगा कि हमें रेडी रहना है, नेक्स्ट स्टेशन जो है 11:30 पे मडगांव होगा और हमें वहां पर उतरना है। तो हमें क्या होता है, एक पता चल जाता है कि किस स्टेशन पे कितने बजे ट्रेन रुकने वाली है, तो हम रेडी रहें अगर हमको स्टेशन पे उतरना है तो स्टेशन पता चल जाते हैं, ट्रेन कितने बजे पहुंचेगी उस स्टेशन पे वो आइडिया मिलता है, एंड लीव ईच स्टेशन। अब किसी स्टेशन पे ट्रेन रुकती है तो वहां पर 1 मिनट 2 मिनट या 5 मिनट के लिए रुकती भी है, तो हमें इस स्टेशन का जो टाइम टेबल है, जो रेलवे का टाइम टेबल है, उसमें पता चल जाएगा कि कितने बजे ट्रेन जाएगी, वहां रीच होगी, पहुंचेगी, और कितने बजे वहां से लीव यानी वहां से वापस चलना शुरू कर देगी। जैसे अगर हम बोलें कि 11:35 पे ट्रेन मडगांव से वापस चलने लगेगी, तो हमें क्या पता चला कि मडगांव पे 5 मिनट के लिए ट्रेन रुकने वाली है, क्योंकि 11:30 से 11:35 यानी 11:30 से 11:35 जाने में हमको 5 मिनट लगते हैं, तो उन 5 मिनट के लिए ट्रेन इस स्टेशन पे रुकेगी। तो हमें रूट पता चल जाएगा, उसमें स्टेशन कौन कौन से आने वाले हैं, ट्रेन किस स्टेशन पे कितने बजे रुकेगी, और वहां से फिर से स्टार्ट कितने बजे होगी, तो हमें ये सब पता चल जाएगा। और क्या पता चलता है, द डिस्टेंस कवर्ड, यानी अगर एक स्टेशन से फॉर एग्जाम्पल उमाना की अहमदाबाद से जो गाड़ी चली, वहां पे आप सोच लो कि गांधीधाम से जो स्टेशन है वहां से जो ट्रेन है अहमदाबाद के स्टेशन पे कितने डिस्टेंस, यानी कि जहां से स्टार्ट हुई थी गाड़ी वहां से उमाना कहाँ पे चढ़ी थी, अहमदाबाद पे, तो इसके बीच में कितना डिस्टेंस यानी कितनी दूरी ट्रेन ने कवर की वो क्या होता है, किलोमीटर में हमको डिस्टेंस कवर भी पता चल जाता है। यानी कितना डिस्टेंस, कितनी दूरी तय करके ट्रेन गांधीधाम के स्टेशन से अहमदाबाद के स्टेशन तक पहुंची। तो हमें क्या क्या पता चलता है एक रेलवे टाइम टेबल में, हमें पता चलता है रूट में स्टेशंस के बारे में, कौन सी ट्रेन किस स्टेशन पे रुकने वाली है, कितने बजे रुकेगी और वापस स्टार्ट कितने बजे होगी, और एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पहुंचने में उसको डिस्टेंस यानी दूरी कितनी कवर करनी पड़ी। तो ये सब हमें कहाँ पता चलता है, एक रेलवे टाइम टेबल पर। We can buy a railway timetable from a railway station। अब अगर आपको इंटरेस्ट है कि मैं देखूं कि रेलवे टाइम टेबल में कौन कौन सी ट्रेन की क्या क्या जानकारी दी है, और अगर आपको वो पढ़ना है तो आप कहाँ से लाओगे, आप जाओगे रेलवे स्टेशन और वहाँ पे आप खरीद सकते हो एक रेलवे टाइम टेबल। तो रेलवे स्टेशन पे आपको रेलवे टाइम टेबल क्या होता है, अवेलेबल होता है, आपको मिल जाता है। तो हमें क्लियर हो गया है कि एक रेलवे टाइम टेबल कैसा होता है। हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, हमें दिया हुआ है एक रेलवे टाइम टेबल का पेज जो कि एक ट्रेन के बारे में है जिसका नाम है गांधीधाम नागरकोइल एक्सप्रेस। ये क्या हो गई, ये हो गया ट्रेन का नाम यानी ट्रेन नेम। तो ट्रेन का नाम है गांधीधाम नागरकोइल एक्सप्रेस, और जो ये इसके बगल में नंबर लिखा है
वो क्या होगा, वो है ट्रेन का नंबर, ट्रेन नंबर। यानी हमने एक रेलवे टाइम टेबल खरीदा, उस पे एक पेज हमने खोला, उस पेज पे हमें दिखा है टाइम टेबल ऑफ वन ट्रेन। कौन सी ट्रेन, वो है गांधीधाम नगर कोइल एक्सप्रेस, और इस ट्रेन का नंबर क्या है 16635। तो हमें ये दो चीजें सबसे पहले दिखी। और हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहे हैं स्टेशन के नाम, स्टेशन नेम। यानी गांधीधाम एक्सप्रेस जो ट्रेन है वो किस किस स्टेशन पे जाती है, यानी कौन कौन से स्टेशन को ये ट्रेन कवर करती है। जैसे ये ट्रेन स्टार्ट होती है गांधीधाम स्टेशन से, नंबर 1 पे जो स्टेशन दिया है वहां से क्या होती है, ट्रेन स्टार्ट होती है, चलना शुरू करती है। फिर ये कहाँ पहुंच रही है, ये रुकेगी अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, वलसाड, भिवंडी, मडगांव, उडुपी, कोड़िकोड, त्रिचर, एर्नाकुलम, कोटायम, त्रिवेंद्रपुरम एंड नगर कोइल। यानी ये सारे क्या हैं, स्टेशन के नाम जहां जहां पे ट्रेन होके गुजरने वाली है। फिर हमें दिया है अराइवल टाइम। अब ये अराइवल टाइम क्या होता है, अराइवल टाइम का मतलब है कि ट्रेन कितने बजे इस स्टेशन पे पहुंचने वाली है। यानी ट्रेन के आने का टाइम क्या होता है, अराइवल टाइम। अराइवल मतलब आना। तो ट्रेन जब किसी स्टेशन पे कितने बजे पहुंचेगी उसका टाइम क्या है, अराइवल टाइम। अब पहले अराइवल टाइम में कुछ भी लिखा क्यों नहीं है, क्योंकि ये ट्रेन गांधीधाम से ही तो स्टार्ट हो रही है, मतलब यहाँ पर ये आई नहीं है, यहीं से ये स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर अराइवल टाइम तो कुछ होगा ही नहीं, इसीलिए यहाँ पे क्या है, कुछ भी टाइम मेंशन्ड नहीं है। फिर क्या दिया है, अहमदाबाद के आगे 11:30, यानी ये स्टेशन से गांधीधाम से अहमदाबाद स्टेशन जाने के बाद कितने बजे ट्रेन रुकेगी, ट्रेन रुकेगी 11:30 बजे अहमदाबाद स्टेशन पे। फिर 14:03 मतलब 2:03 पे, 2:03 पे दोपहर के कहाँ पे रुकेगी, बड़ोदरा में। तो हमें पता चल जाता है कि ये जो ट्रेन है वो किस किस स्टेशन पे कितने कितने बजे रुकने वाली है। फिर क्या दिया है इसके बाद दिया हुआ है हमें डिपार्चर टाइम। अब डिपार्चर का मतलब होता है वापस जाना, यानी कितने बजे ट्रेन इस स्टेशन से वापस जाना चालू करेगी। जैसे कि हमें दिया हुआ है 5:15, यानी गांधीधाम स्टेशन से जो ये ट्रेन है वो चलना स्टार्ट करेगी। फिर अहमदाबाद पे 11:50, यानी ये 11:30 पे आई थी, 11:50 पे ये क्या करेगी, 11:50 पे ये वापस चलना स्टार्ट करेगी। तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि 11:30 पे आई, 11:50 पे वापस गई, 11:30 से 11:50 के बीच में जो टाइम है उतने टाइम में क्या होगा, ये ट्रेन यहाँ पर स्टॉप लेगी, यहाँ पर रुकेगी। यानी इतनी देर ट्रेन यहाँ पर इस स्टेशन पे खड़ी रहेगी। कितने मिनट खड़ी हो रही है, 11:30 से 11:50 तक होते हैं 20 मिनट, यानी 20 मिनट्स। तो 20 मिनट्स क्या हो रहा है, ये ट्रेन गांधीधाम से अहमदाबाद पहुंचेगी और 20 मिनट के लिए अहमदाबाद पे खड़ी होगी। तो हमें डिपार्चर और अराइवल टाइम का जो बीच का टाइम का डिफरेंस है उससे पता चलता है कि ट्रेन किस स्टेशन पे कितनी देर रुकने वाली है। फिर हमको क्या दिया रहता है रेलवे टाइम टेबल में, हमें मेंशन है डिस्टेंस इन किलोमीटर, यानी ट्रेन किस किस स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक पहुंचने में कितनी दूरी, कितने डिस्टेंस को कवर करेगी। जैसे गांधीधाम से तो वो स्टार्ट होगी, तो गांधीधाम से तो कोई डिस्टेंस कवर किया नहीं उसने, तो यहाँ पे आ गया 0, जिसका मतलब है कि गांधीधाम पे ट्रेन जब पहुंची तो उसने कोई डिस्टेंस कवर करके नहीं आई, वहीं से वो स्टार्ट हुई है, तो यहाँ तो उसने कोई डिस्टेंस कवर किया ही नहीं। पर जब गांधीधाम से अहमदाबाद आएगी ट्रेन
तो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, तो कर रही है 301 किलोमीटर्स। यानी गांधीधाम से अहमदाबाद स्टेशन पहुंचने में ट्रेन को 301 किलोमीटर की दूरी कवर करनी पड़ेगी। तो हमें डिस्टेंस से ये पता चल जाता है कि कितना कितना दूरी जो है ट्रेन को कवर करना पड़ता है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाने में। फिर हमें दिया है डे। अब डे का मतलब यानी किस दिन स्टार्ट हुई थी और किस दिन तक जर्नी चलती रहेगी। जैसे जहां जहां पे भी 1 लिखा है, इसका मतलब कि ट्रेन इन स्टेशन पे उसी दिन पहुंचेगी जब क्या ट्रेन स्टार्ट हुई थी। जैसे अगर गांधीधाम से हमने 16 मई को स्टार्ट की जर्नी, तो ये क्या हुआ, डे 1 यानी पहला दिन हमारी जर्नी का। तो डे 1 यानी कि 1 जहां जहां लिखा है वहां तक ट्रेन जो है वो उसी दिन आपको पहुंचाएगी। यानी गांधीधाम से अहमदाबाद, फिर बड़ोदरा, सूरत, वलसाड, भिवंडी तक पहुंचने में आपको क्या लगेगा, 1 दिन लगेगा। यानी आप उसी दिन इस स्टेशन पे पहुंच जाओगे। फिर क्या लिखा है, फिर लिखा है 2 का मतलब क्या हुआ कि नेक्स्ट डे, अगले दिन 17 मई को कहाँ पहुंचेगी ट्रेन। 17 मई को सेकेंड डे ट्रेन जो है वो मडगांव, उडुपी, कोड़िकोड, त्रिचर और एर्नाकुलम तक आपको पहुंचाएगी। यानी ये स्टेशंस पे अगर आपको जाना है तो आपको पूरे 1 दिन की जर्नी कवर करके नेक्स्ट डे आप वहां पर पहुंच पाओगे। और फिर अगर 3 लिखा है तो 3 लिखा है मतलब थर्ड डे यानी 18th ऑफ मई। 18th ऑफ मई को आप पहुंचोगे कहाँ, ये 2 स्टेशन त्रिवेंद्रम और नगर कोइल। और नगर कोइल पे आपकी जर्नी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो आपको समझ आ गया है कि रेलवे टाइम टेबल में क्या क्या चीजें मेंशन्ड होती हैं और उसका मतलब क्या है। अब हम करते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, सर्कल द नेम्स ऑफ ऑल द स्टेशंस। आपको क्या करना है, स्टेशन के नाम पे सर्कल करना है। कौन कौन से, इन द टेबल दैट आर मेंशन्ड इन उमानास डायरी। यानी उमाना ने अपनी डायरी में जिस जिस स्टेशन की बात की है वो स्टेशन पे आपको क्या करना है, सर्कल करना है। तो हम क्या करेंगे, हम जल्दी से याद कर लेते हैं उमाना ने कौन कौन से स्टेशन की बात की थी। उमाना ने बताया था ट्रेन जो है वो गांधीधाम से स्टार्ट हुई, गांधीधाम से 11:35 सुबह के 11:35 पे अहमदाबाद स्टेशन पहुंची और यहीं से उमाना ने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। फिर उमाना ने बताया था कि अभी अभी वलसाड स्टेशन को क्रॉस किया है। तो उमाना की डायरी में वलसाड स्टेशन का भी नाम आया है। फिर उसने क्या बोला था कि मैंने देखा कि अभी हम कहाँ पहुंच गए हैं, हम पहुंच गए हैं मडगांव में, जो कहाँ है, गोवा में। तो वहां पर कभी क्या उमाना ने मेंशन किया था, तो ये स्टेशन भी उमाना की डायरी में लिखा है। फिर उमाना ने क्या बताया था कि हम पहुंचे हैं उडुपी और उडुपी से भी उनने कुछ खाने के लिए खरीदा था। तो उडुपी का भी हमें नाम याद आ रहा है कि ये स्टेशन भी हमने उमाना की डायरी में पढ़ा था। फिर उमाना ने क्या बताया था कि नेक्स्ट स्टेशन पे सुनील और एन की फैमिली उतर जाएंगे। कौन से, कोड़िकोड पे। तो कोड़िकोड स्टेशन भी उमाना की डायरी में मेंशन था। एंड फाइनली उमाना कौन से स्टेशन पे उतर गई थी, उमाना उतरी थी कोटायम में। तो ये हैं वो सारे स्टेशन जिनके बारे में उमाना ने अपनी डायरी में लिखा है। अब ये स्टेशंस हम ढूंढेंगे रेलवे टाइम टेबल में और हम करेंगे उसको सर्कल। तो हमें दिख गया कि पहला तो गांधीधाम ही हो गया जहां से ट्रेन स्टार्ट हुई। फिर हमें अहमदाबाद की बात की गई है उमाना डायरी में, जहां पर उमाना एंटर यानी उमाना ने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। फिर वडोदरा की बात हुई है क्या, नहीं हुई। सूरत की नहीं। वलसाड, हाँ उमाना ने हमसे वलसाड की बात की थी तो हमने वलसाड को भी सर्कल कर दिया। फिर भिवंडी रोड, नहीं, ऐसा हमने उमाना की डायरी में पढ़ा नहीं था। मडगांव, यस, मडगांव इन गोवा बताया था हमें किसने, उमाना ने, तो मडगांव की भी बात हुई है। देन उडुपी, यस, हमने उडुपी का नाम भी उमाना की डायरी में पढ़ा है। फिर कोड़िकोड, हाँ ये वही स्टेशन है जहां सुनील की फैमिली उतर गई थी, तो ये स्टेशन भी हमने सर्कल कर लिया। फिर त्रिचूर, नहीं, हमको इसके बारे में उमाना ने कुछ नहीं बताया। देन एर्नाकुलम, इसके बारे में भी कोई बात नहीं हुई।
कोटायम, यस, कोटायम इज द फाइनल स्टेशन जहां पर उमाना उतर गई थी। और बाकी के 2 स्टेशन की उमाना बात कर ही नहीं सकती क्योंकि वो वहां पर ट्रैवल करने गई ही नहीं, वो तो कोटायम में ही उतर गई। तो हमें क्या क्या हो गया क्लियर कि इस क्वेश्चन में हमें क्या करना था, उमाना की डायरी में जो जो स्टेशन मेंशन है उसे करना था हमको सर्कल। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम विच स्टेशन, कौन से स्टेशन से डिड द ट्रेन स्टार्ट। यानी आप अगर रेलवे टाइम टेबल में गांधीधाम नागरकोइल एक्सप्रेस के बारे में पढ़ रहे हो तो जल्दी से ये बताओ कि कौन से स्टेशन से ट्रेन जो है वो स्टार्ट हो रही है। तो जो भी सबसे पहले स्टेशन दिया होगा वहीं से तो ट्रेन स्टार्ट होगी। तो गांधीधाम है वो स्टेशन जिससे ये ट्रेन स्टार्ट करेगी। तो द ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम गांधीधाम स्टेशन, ट्रेन जो है वो गांधीधाम से चलना स्टार्ट करेगी। फिर हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या किया गया है, नेक्स्ट पूछा गया है हाउ मेनी मिनट्स, कितना समय लग रहा है डिड द ट्रेन स्टॉप एट अहमदाबाद स्टेशन। यानी ट्रेन जब गांधीधाम से अहमदाबाद पहुंची है तो अहमदाबाद पे कितने मिनट रुकी है, कितने मिनट स्टॉप हुई है। तो ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम अराइवल टाइम और डिपार्चर टाइम देखें और उसके बीच में जो समय का डिफरेंस है, जो टाइम डिफरेंस है, वही टाइम क्या होता है, ट्रेन उतनी ही टाइम के लिए स्टेशन पे स्टॉप करती है। हमसे पूछा गया है किसके बारे में, कहाँ पर, अहमदाबाद के बारे में। तो हमने देखा अहमदाबाद ये रहा, ट्रेन आई 11:30 पे और निकल गई 11:50 पे। यानी 11:30 से 11:50 के बीच का जो टाइम है जो कितना है, जो है 20 मिनट्स। ये 20 मिनट्स ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो द ट्रेन स्टॉप्ड एट अहमदाबाद फॉर 20 मिनट्स। ट्रेन जो है अहमदाबाद में 20 मिनट के लिए रुकी। फिर हमसे क्या किया जा रहा है क्वेश्चन, ऑन विच डे ऑफ जर्नी डिड द ट्रेन रीच मडगांव। कौन से दिन पे मडगांव में ट्रेन रुकी। तो मडगांव में ट्रेन कहाँ रुक रही है, हम ढूंढते हैं मडगांव, ये रहा। डे पूछा है, डे कहाँ है, ये रहा। और मडगांव का डे क्या दिया है, डे 2, यानी सेकेंड डे, यानी जिस दिन जर्नी स्टार्ट होगी उसके अगले दिन कहाँ पहुंचेगी ट्रेन, मडगांव। सो द ट्रेन रीच्ड मडगांव ऑन द सेकेंड डे ऑफ द जर्नी। यानी जर्नी के दूसरे दिन क्या ट्रेन कहाँ पहुंचेगी, मडगांव में। तो हमें कितनी इजीली क्लियर हो रहा है कि कौन कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या है। फिर क्या पूछा जा रहा है हमसे, सुनील एंड एन गॉट ऑफ एट कोड़ीकोड स्टेशन। सुनील और एन कोड़ीकोड स्टेशन पे उतर गए। उमाना गॉट ऑफ एट कोटायम, और उमाना कहाँ उतरी, उमाना उतरी कोटायम स्टेशन पे। हाउ मेनी आवर्स, कितने घंटे लगे हैं, डज द ट्रेन टेक टू रीच कोटायम फ्रॉम कोड़ीकोड। यानी कोड़ीकोड ये रहा, यहाँ से कोटायम जो ये है, यहाँ तक पहुँचने में ट्रेन को कितना टाइम लगा, कितने घंटे लगे। तो हम क्या देख सकते हैं कि कोड़ीकोड से ट्रेन कितने बजे निकली, 17:50, यानी 5:50 पे। इतने बजे शाम के ट्रेन जो है कोड़ीकोड से निकली, पहुंची कितने बजे कोटायम, 23:50, यानी 11:50 पे। तो कितने घंटे लगेंगे 5 से 11 बजने में, यस 5 से 11 बजने में हमें लगते हैं टोटल 6 आवर्स, 6 घंटे। तो सुनील की फैमिली जब उतरी किस पे, कोड़ीकोड स्टेशन पे, वहां से उमाना को कोटायम पहुंचने में 6 घंटे और लगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें क्लियर है कि कितने घंटे, इट टेक्स 6 आवर्स फॉर द ट्रेन टू रीच कोटायम फ्रॉम कोड़ीकोड। कोड़ीकोड से कोटायम पहुंचने में हमें पूरे 6 घंटे लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, What is the distance that the train traveled over the whole route? क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिए कि डिस्टेंस पूछ रहे हैं। ट्रेन ने जो ट्रैवल किया है होल, यानी पूरे, सारे का सारा डिस्टेंस हमें बताना है कि ट्रेन ने कंप्लीटली गांधीधाम से लेके नागरकोइल स्टेशन तक कितनी दूरी, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है,
वो हम कैसे देखेंगे? बहुत इजी है, हम जाएंगे डिस्टेंस के कॉलम पे। पूछा क्या है, कहाँ तक? हमसे पूछा है लास्ट स्टेशन, ओवर होल रूट यानी पूरा का पूरा रास्ता, नागरकोइल, और वहां क्या दिया है? 2649। और ये क्या है? किलोमीटर्स में। तो हम लिख देंगे इजीली कि 2649 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस ट्रेन ने पूरी जर्नी के दौरान क्या किया है? कवर किया है। तो हमें क्या करना है? जब भी डिस्टेंस पूछा है, जिस भी स्टेशन का पूछा है, उसके आगे देखेंगे डिस्टेंस कॉलम में कितना लिखा है। जैसे हमसे पूछा कि कोटायम तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ट्रेन ने, तो कोटायम के सामने लिखा है 2418, तो 2418 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेन ने कोटायम तक किया। हमसे पूछा है होल रूट यानी पूरे की पूरी जर्नी, पूरा क्या होगा? सबसे आखिरी का डिस्टेंस जो कि क्या है? 2649। तो हम यहाँ लिख देंगे 2649 किलोमीटर डिस्टेंस कहाँ तक ट्रैवल किया ट्रेन ने? होल रूट, पूरी जर्नी में। फिर क्या है? हाउ मेनी किलोमीटर्स डिड उमाना ट्रैवल बाय ट्रेन? उमाना ने कितना किलोमीटर ट्रैवल किया? हमें पता है उमाना कहाँ उतर गई थी? कोटायम में। तो कोटायम में डिस्टेंस कितना था? 2418। तो हम लिख देंगे उमाना ट्रैवल 2418 किलोमीटर बाय ट्रेन, क्योंकि उमाना कोटायम पे उतर गई थी। तो ये भी बहुत इजीली सॉल्व हो गया। The chapter worksheet of chapter 8 which is grandmother's house. अभी हम कंटिन्यूइंग चैप्टर ही पढ़ रहे हैं। जैसे हमने चैप्टर 6 में उमाना's जर्नी स्टार्ट की थी, फिर चैप्टर 7 में फ्रॉम द विंडो, एंड नाउ चैप्टर 8 विच इज रीचिंग ग्रैंडमदर्स हाउस। अब ये सारे चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड है। हमने एक साथ तीनों की चैप्टर की स्टोरी रीड की थी, अब उन्हीं चैप्टर्स की हमने वर्कशीट भी कर रहे हैं। सो दिस इज द वर्कशीट ऑफ चैप्टर 8, जिसकी वर्कशीट की एक्सरसाइजेस हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ओके, इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे आपका चैप्टर रिवाइज हो जाता है। पूरा जो चैप्टर में स्टडी किया है, जो लर्न किया है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे रिवाइज हो जाती हैं, दोबारा से लर्न हो जाती हैं। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज विच इज फिलिंग द ब्लैंक्स। ओके, सो फिलिंग द ब्लैंक्स में जो ब्लैंक स्पेस दिए वहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स फिलअप करने हैं। चैप्टर अगर रिवाइज होगा तो आपको फटाफट से वर्ड फिलअप कर लोगे। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट पॉज हियर एंड आप यहाँ पे पॉज करोगे, उसके बाद आप ट्राई करो, खुद से करो, एंड देन यू कैन मैच योर आंसर्स विद माय आंसर्स। ओके, so first filling the blanks is Omanas and Valyama's family took a bus in the, कहाँ से बस ली थी? ओमानस एंड वल्लीव्यम्स की फैमिली ने कहाँ से बस ली थी? सर ने बस ली थी फ्रॉम द कोट्याम। कहाँ से? फ्रॉम द कोट्याम। ओके, तो कहाँ से बस ली थी? फ्रॉम द कोट्याम। सो यू हैव टू फिल हेयर फ्रॉम द कोट्याम। ओके, They took a dash to cross a river. River cross करने के लिए उन्हें क्या यूज किया था? What they used to cross a river? So they took a ferry. क्या लिया था उन्हें रिवर क्रॉस करने के लिए? They took a ferry. Ferries look like a boat जो ने पिक की थी, टेक की थी यानी ली थी क्रॉस करने के लिए रिवर। ओके, नेक्स्ट, as the ferry moved in the still water, the water, जब जो फेरी है एक रुके हुए पानी में स्टिल वाटर में मूव करती है तो वाटर कैसे हो जाता है? रिपलिंग। सो वाटर स्टार्ट रिपलिंग, वाटर स्टार्ट रिपलिंग। सो दिस इज द फिलिंग द ब्लैंक्स जो हमने कर लिए हैं। वी आर डन विद द फिलिंग द ब्लैंक्स। ओके, सो यू कैन मैच योर आंसर्स विथ माय आंसर्स। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। Next exercise are the question and answers. So question number 1 is where did Valyama live? कहाँ पे रहती थी? तो वो रहती थी कोट्याम में। कहाँ पे रहती थी? वो रहती थी कोट्याम में, राइट? हमने ये स्टडी किया था in the chapter. Okay, next question. What is the difference between a boat and a ferry? क्या डिफरेंस होता है एक बोट में और फेरी में? जो फेरी है इट्स लाइक अ बोट ओनली, फेरी भी एक बोट है। फेरी जो है इज अ टाइप ऑफ अ बोट। ओके, फेरी इज अ टाइप ऑफ अ बोट। सो वी विल राइट इन द आंसर इज फेरी इज अ टाइप ऑफ अ बोट। ओके, which help people to
cross the river. Okay, so boat, ferry is a type of boat which help people to cross a river. If you are not able to understand my writing, I am trying to dictating you that what I have written is ferry is a type of boat which help people to cross the river. Ferry क्या होती है? ferry एक boat की तरह ही होती है जो लोगों की help करती है river को cross करने के लिए. क्या के लिए? To cross the river, right? Okay. Now move to the next question. Next question is, what did Omana see during her journey in the ferry? जब वो ferry में बैठी तो उसने क्या क्या चीजें notice करी किसने? ओमाना ने. So she noticed, what she noticed during her journey is people are fishing, washing, bathing and working along the blanks. क्या करें लोग? ब्लैंक्स है नहीं, फिलिंग द ब्लैंक्स वाला ब्लैंक नहीं, ब्लैंक्स है नहीं, नदी के किनारे लोग क्या क्या कर रहे हैं? कुछ लोग फिशिंग कर रहे हैं, कुछ लोग बाथिंग या नहा रहे हैं, कुछ लोग वॉशिंग यानी अपने क्लॉथ्स वॉश कर रहे हैं एंड कुछ लोग वहाँ काम कर रहे हैं. सो दीज ऑल थिंग्स विच ओमाना सी ड्यूरिंग हर जर्नी, ये सब चीजें ओमाना ने देखी थी. सम आर फिशिंग, सम आर वॉशिंग, सम आर बाथिंग एंड सम आर वर्किंग ऑन द ब्लैंक्स, राइट? ओके. So next question, next is how is railway timetable is helpful? रेलवे टाइम टेबल कैसे हेल्पफुल होता है? सो रेलवे टाइम टेबल इज हेल्पफुल टू गेट ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ योर ट्रेन. आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए, क्या नंबर है आपके ट्रेन का, ट्रेन किस टाइम पे आएगी, किस टाइम पे अराइव होगी यानी आएगी, और किस टाइम पे डिपार्चर होगी यानी जाएगी, ओके, किस नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म पे वो आएगी, ये सारी ही इंफॉर्मेशन आपको जो टाइम टेबल है, रेलवे टाइम टेबल, उस पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. ओके, सो जो हमें रेलवे टाइम टेबल होता है वो बहुत हेल्पफुल होता है टू गेट द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू आवर ट्रेन. हमारी ट्रेन से जितनी भी इंफॉर्मेशन है रिलेटेड वो हमको मिल जाती है. ओके, नाउ नेक्स्ट. Now what you have to do, this is a fun activity. A fun activity में आपको क्या करना है? Fun activity में paste any 2 tickets you have in your house and state the similarities and the difference between them. So कोई भी 2 ट्रेन टिकट है जो आप लोग रख सकते हो और उन्हें पेस्ट करो. So 2 कोई भी टिकट लो आप ट्रेन की, अपने पेरेंट्स से बोलो गिव मी 2 टिकट्स ऑफ द ट्रेन, और उन 2 ट्रेन टिकट्स को कंपेयर करो, देखो उनमें क्या क्या डिफरेंस है. डेट का डिफरेंस होगा, ट्रेन अलग होंगी, और आपका ट्रेन का जो रीच डेस्टिनेशन होगा जहाँ आप जा रहे हो वो अलग हो सकता है. ओके, सो ऑल दीज ट्रेन्स हमारी जो होंगी मे भी आप ले सकते हो. जैसे इसमें मैंने एग्जांपल दिया, इफ यू आर एबल टू सी दैट लखनऊ से कानपुर तक, और यहाँ पे हम देखें तो भुवनेश्वर टू दिल्ली. सो यहाँ पे दोनों सिटीज़ भी अलग हैं, यानी यहाँ पे भी दोनों सिटीज़ अलग हैं. ओके, यहाँ पे जो अमाउंट है, यहाँ पे अमाउंट इज ₹40 और यहाँ पे अमाउंट इज 410. सो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो. ओके, सो यहाँ पे आप ये सारी चीज़ें नोटिस कर सकते हो. ट्रेन कौन सी थी, ट्रेन नंबर क्या था, सब चीज़ें आपको डिफरेंस दिखेंगी. जैसे मैंने यही बता दिया लखनऊ से कानपुर तक है, ये भुवनेश्वर से दिल्ली तक है, और भुवनेश्वर से देहरादून तक है. इसका चार्जेस है 40, इसका चार्जेस है 410. ओके, सो इस तरह से आपको डिफरेंसेस दिखेंगे. ये है दोपहर के 1:40 पे, टाइम क्या है 1:40 दोपहर का, दिन का, और दिस इज द टाइम ऑफ दोपहर का 1:07, दैट इज 1:07. ओके, सो इस तरह से आप 2 टिकट्स को लेके कंपेयर कर सकते हो. टाइम, पैसे, अमाउंट एंड द सिटीज, कौन से सिटी से कहाँ के सिटी तक जा रहे हो, ये सारी चीज़ें आप कंपेयर कर सकते हो. ओके, okay, now move to the next is write a few sentence on any of your journey. आप भी जर्नी करते हैं, हम अपनी नानी के यहाँ जाते हैं, दादी के यहाँ जाते हैं, ओके, वेडिंग्स में जाते हैं, और कोई भी स्पेशल ओकेजन्स होता है, घूमने जाते हैं, कभी कभी एकदम ट्रैवलिंग करने न्यू सिटीज़ को ट्रैवल करते हैं. सो इस तरह से हम कोई भी जर्नी पे जाते हैं तो उन जर्नी के बारे में आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है. सो ऑफकोर्स आपकी जर्नी के बारे में मुझे तो पता नहीं होगा, सो आप यहाँ अपनी जर्नी के बारे में डिस्क्राइब करो कि हम कहाँ से कौन से स्टेशन से चले, फिर हमने ट्रेन में क्या क्या किया, कौन कौन मिला, क्या क्या खाया, और फिर कौन से स्टेशन पे रुके, फिर हमने कौन सी जगह विजिट करी, कौन सी जगह देखी, कहाँ मुझे कितना मजा आया. दैट ऑल यू कैन डिस्कस इन दिस योर जर्नी. ओके, सो ये आपको खुद से करना है.
Next is, so this is it. This is the end of the worksheet of chapter 8, that is reaching grandmother's house. So हमने इसकी chapter 8 की भी worksheet जो है वो complete कर ली है. Now I will come with more chapters. Till then watch videos on Magnet Brains because Magnet Brains provide free education. Thank you.